आयुर्वेदा आज की डेट में स्लो एक्टिंग नहीं है। आजकल काफी सारी मेडिसिन ऐसी आ गई हैं जो बहुत ज्यादा फास्ट एक्टिंग मेडिसिन है। हमें काढ़ा देंगे, चूरन देंगे, जो लोग प्रेफर नहीं करते कि इट्स आर नॉट इजी टू कैरी। सबको ये लगता है ऑफिस में ऑकवर्ड लगेगा, मैं चूरन लेके जाऊंगा, कैसे इतने सारे काढ़े पियेंगे हम। बट आजकल ऐसा नहीं है। सारे पेशेंट को मिसगाइड कर रहे, अपने थोड़ी सी अर्निंग के चलते लोगों को मिसगाइड कर रहे और लोग इन चक्करों में पड़ रहे कि मैं डायलिसिस से बच जाऊं। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हमेशा कफत वाले को रहेगी। कफत वाले को जो ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं वो किडनी डिसऑर्डर ज्यादा रहते हैं, उनको डायबिटीज ज्यादा। नॉर्मल इंसान अपनी बॉडी टाइप कैसे पहचान सकता है? उसके लिए आपका पूरा हमारा बातचीत कफ का एक टाइप आता है, नो योर बॉडी टाइप। तो उसमें काफी सारे क्वेश्चनियर्स होते हैं। अगर कफज प्रकृति वाला इंसान है उसको हमेशा मधुर प्रिय रहता है, उसको मीठा ज्यादा अच्छा लगता है। तो हम क्या देखते हैं कि जब उसकी नब्ज नाड़ी परीक्षा करी हमने और हमें पता लगा कफ बढ़ा हुआ है, तो कफ के गुण क्या है? गुरु शीत मृदु स्थित मधु। आजकल की हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि हर एक कोई किसी न किसी हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहा है और उसे ठीक करने के लिए हम इंस्टेंट रिलीफ के लिए कोई भी टैबलेट या मेडिसिन ले लेते हैं जो हमें इंस्टेंट रिलीफ तो दे देता है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही साइड इफेक्ट्स उसका होता है। लेकिन आयुर्वेदा इसके ठीक विपरीत काम करता है, जो आपकी प्रॉब्लम्स को जड़ के साथ खत्म करता है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। तो आज हम लोग आयुर्वेदा से जुड़ी हुई सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे और ये भी जानेंगे कि आयुर्वेदा में किन किन चीजों का ट्रीटमेंट आज के डेट में पॉसिबल है। तो आज इन सारी चीजों से जुड़ी हुई जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में डॉक्टर चेतन एंड डॉक्टर अनु मौजूद है। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर चेतन शर्मा। हम लोग आयुर्वेदम हॉस्पिटल से हैं और हम लोग पिछले 15 साल से आयुर्वेद, पंचकर्म, योगा, नेचुरोपैथी इस फील्ड में काफी टाइम से काम कर रहे हैं। लोग पेशेंट्स जो भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम लोग आयुर्वेदा पंचकर्मा के थ्रू कोशिश करते हैं कि उनको बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाए, बेहतर तरीके से उनको सुझाव दिए जाएं और इसी तरीके से हम पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं। मैं डॉक्टर अनु शर्मा, जैसे कि डॉक्टर चेतन बता ही रहे हैं कि हम आयुर्वेदम पिछले 15 साल से चला रहे हैं। हमारे 3 सेंटर्स हैं, 2 हमारे फरीदाबाद में हैं और एक गुड़गांव DLF फेज 3। आयुर्वेदा है क्या, ये कैसे काम करता है? हमारे शास्त्रों में एक श्लोक आता है, आयुषो वेदः आयुर्वेद, यानी कि जो हमारी लाइफ की जो साइंस है ये आयुर्वेद है। आयुर्वेद अलग से कुछ भी नहीं है। हमारी जो नेचर है उसको इंग्लिश में आप नेचर से समझ लीजिए, हिंदी में आयुर्वेद समझ, यानी कि हम किस तरीके से रह रहे हैं, किस तरीके से हम खा पी रहे हैं, किस तरीके से हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, ये सब आयुर्वेदा है। आयुर्वेदा कोई बहुत बड़ा मैजिक नहीं है। हम लोग जैसा रह रहे हैं, जैसा खा रहे हैं, जैसा हम लोग अपने आसपास के वातावरण में रह रहे हैं, ये सब आयुर्वेद। कंप्लीट जो लाइफस्टाइल है वही आयुर्वेद है। अब इस लाइफस्टाइल में कहीं पे भी कुछ भी हल्का सा चेंज होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्दी आने वाली है, गर्मियां जा रही हैं, तो जैसे अब ये मौसम में चेंज होगा, अब इसमें हल्की सी भी कोई लापरवाही होगी तो क्या होगा? बीमार पड़ जाओगे। बीमारी होगी। तो वो बीमारी जब होती है, ये बीमारी क्या होती है कि हमारे शरीर उसको अडॉप्ट नहीं कर पाता है उस सीजनल चेंज को और फिर वो सिम्टम्स दिखाने लग जाता है। तो हम नेचुरल चीजों के थ्रू उन चीजों का ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि नेचर से ही ये चीजें सारी चेंजेस हो रहे हैं, तो नेचर से ही ट्रीटमेंट करते हैं, बिल्कुल नेचुरल तरीके से, कंप्लीट नेचुरल तरीके से। तो मान लो मैंने आपको कुछ खाने पीने में चीजें चेंजेस बता दिए, मैंने इतना कह दिया कि भैया इस मौसम में खट्टा मत खाना, ठंडा मत खाना, ठीक है। मैंने इस मौसम में बोला कि भैया एसी मत चलाना या गुनगुना पानी पीना, इसी से ट्रीटमेंट हो गया। यही आयुर्वेद है, बिल्कुल नेचुरल तरीके, कंप्लीट नेचुरल। आज के डेट में काफी पॉपुलर हो रहा है मैम, इसके क्या रीजंस हैं? क्योंकि आजकल सब जो आपके हाई डोज एंटीबायोटिक्स हो गए या आपका पेन किलर्स हो गए, सब लोग बचना चाहते हैं। कोई भी पेन किलर्स नहीं खाना चाहता। अब उन्हें ये लगता है कि हम नेचुरल वे से ठीक हो सके, तभी हमने देखा है लोग योगा की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तभी आयुर्वेदा की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि आप देखो तो 90% आयुर्वेदा मेडिसिन हमारे किचन में अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल। टर्मरिक जो है, आप डेली दूध में मिक्स करके टर्मरिक पीजिए, इट्स एक्ट्स एज आपका एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, इवन वो बॉडी में ग्लो भी देता है। मोस्टली फिर इसी वजह से सब आपके आयुर्वेदा की तरफ आ रहे हैं आजकल। बेसिकली आयुर्वेदा बीच में बिल्कुल से मतलब डिस्कनेक्ट हो रहा था हमारे इंडिया में, क्योंकि इंडिया के लोग वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा अडॉप्ट कर रहे थे। जैसे आपने योगा की बात करी, तो योगा को कहीं ना कहीं जुम्मा ने रिप्लेस कर दिया था। अगर मैं आयुर्वेदा की बात करूँ तो इसे भी इंग्लिश मेडिसिन ने, एलोपैथी ने रिप्लेस कर दिया था। लेकिन जब आज लोग मैंने जैसे कहा
वीडियो के स्टार्टिंग में कि लोग इंस्टेंट रिलीफ के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, टैबलेट ले रहे हैं, इंस्टेंट रिलीफ हो गया, मेरा काम हो गया। लेकिन आने वाले टाइम में वो किस तरह के साइड इफेक्ट्स कर रहे हैं, उससे वो बिल्कुल भी उनको कोई नॉलेज नहीं है। एंड लोग फिर से योगा स्टार्ट कर रहे हैं, फिर से आयुर्वेदा की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यह मैं एक चीज कहूंगी कि आयुर्वेदा को लेके लोगों में मिसकंसेप्शंस भी काफी है कि ये काफी स्लो काम करता है, या लोगों में ट्रस्ट इश्यूज है कि इसके रिजल्ट काफी स्लो आएंगे या नहीं आएंगे, या ये भी कहूँ कि एक टाइम के बाद इंसान का पेशेंस जो है वो खत्म होने लगता है कि यार ठीक नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आयुर्वेदा आज की डेट में स्लो एक्टिंग नहीं है। आजकल काफी सारी मेडिसिन ऐसी आ गई हैं जो बहुत ज्यादा फास्ट एक्टिंग मेडिसिन है आयुर्वेदा में। पहले के लोगों को आजकल अभी भी यही है कि हमें काढ़ा देंगे, चूरन देंगे, जो लोग प्रेफर नहीं करते कि इट्स नॉट इजी टू कैरी। आप उसको कैरी नहीं कर सकते हो। सबको ये लगता है ऑफिस में ऑकवर्ड लगेगा, मैं चूरन लेके जाऊंगा, कैसे इतने सारे काढ़े पियेंगे हम। बट आजकल ऐसा नहीं है, सारे कषाय हैं, काढ़ी हैं, ये अब हमें टैबलेट फॉर्म्स में भी अवेलेबल है, इजी टू कैरी है। आप कहीं पे भी लेके जाओ, जैसे आप एलोपैथी मेडिसिन खाते हो उसी तरीके से आप आयुर्वेदिक एडवांस फॉर्म में उसे पंचकर्मा क्या है? देखिए, पंचकर्मा जैसा कि नाम के अंदर इसका मतलब है 5 कर्म। बिल्कुल। तो ये पंचकर्मा क्या था कि आयुर्वेद में एक स्पेशलाइजेशन है, आप ही समझ लीजिए। जैसे कि हमारे यहाँ पे भी होता है ना ट्रीटमेंट में कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, है ना। तो इस तरीके से ही आयुर्वेद में पंचकर्मा एक स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है। तो होता क्या था कि जब आप जिस तरीके से डाइट ले रहे हैं, लाइफस्टाइल आपकी है, उस हिसाब से कई टॉक्सिन्स भी बॉडी के अंदर आते रहते हैं जो आगे चल के कोई ना कोई बीमारी आपका बनाएंगे। तो ये एक क्लींजिंग करने का एक तरीका है, और जो डीप क्लींजिंग होती है उसको मेजरली हम लोग पंचकर्मा समझते हैं, जो कि बेसिकली जो टॉक्सिक बन रहे बॉडी में उसको ये क्लीन करते हैं, उसको क्लीन करने के लिए। अब क्लीन मैं सिर्फ आपकी ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इंटेस्टाइन क्लीन करनी है या सिर्फ आपका गट क्लीन करना है। बॉडी की जो सेल्स हैं जिसमें एक्चुअली टॉक्सिन जाकर फंसते हैं और वो नहीं निकलते हैं, उनकी क्लींजिंग पंचकर्म के थ्रू होती है, क्योंकि सेल्स तक क्या होते जो भी हम इनटेक करते हैं वो पहुंचता है। जी बिल्कुल ठीक है। तो पंचकर्मा क्या है कि 2 तरीके से काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन और रिजुविनेशन। तो इसमें क्या आता है कि पुराने टाइम से ही ये पहले के राजा महाराज साल में 3 या 4 बार कराते हैं। बॉडी पूरी डिटॉक्स करी उन्होंने और उसके बाद रिजुविनेशन करी। तो रिजुविनेशन क्या है कि वो बॉडी की लॉन्गेटिविटी के लिए है, लाइफ बढ़ाने के लिए। तो जब हम पहले की बात करते थे ना कि पहले के लोग इतना लंबा जीते थे, उसका राज ये था कि वो अपनी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन कराए और रिजुविनेशन कराए। लाइक जैसे गाड़ी की सर्विसिंग होती है वैसे आप बॉडी की सर्विसिंग करा रहे हो। बॉडी की सर्विसिंग करा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि पंचकर्म जो होता है, हम लोग ये जो प्रोसीजर करते हैं, तो हमारे पास में पंचकर्मा रूम होता है जिसके अंदर सारा सामान होता है, और ये बेसिकली मेजरली ऑयल्स के थ्रू होती है। तो हमारे हर्बल्स ऑयल्स में बहुत सारे तरीके के ऑयल्स होते हैं, और वो ऑयल्स के थ्रू हम बॉडी का कंप्लीट टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, उस बॉडी की रिजुविनेशन करते हैं। अब इसमें क्या होता है, बाय डिफॉल्ट बहुत सारी बीमारियां अपने आप ठीक होती हैं। आपका गट ठीक होने लगता है। कई लोगों की प्रॉब्लम होती है कि मेरे डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रहा, कई लोगों के जॉइंट्स पेन रहते हैं, कई लोगों का डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ये बाय डिफॉल्ट ठीक होने लग जाते हैं। तो जरूरी नहीं कि मैं किसी कोई पेशेंट है जिसका हाइपरटेंसिव है, ब्लड प्रेशर है, जिसका अनकंट्रोल डायबिटीज है, मैं उसको मेडिसिन के थ्रू ट्रीट कर रहा हूँ, तो उसके साथ में मैं उसकी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन पे लेके जाऊंगा तो नेचुरली उसको ओवरकम करना स्टार्ट कर। बेसिकली अगर कोई पंचकर्मा लेना चाहे तो ईयर में 3 to 4 टाइम्स लेना चाहिए, जी। और अगर कोई एक टाइम अगर पंचकर्मा ले रहा है तो उससे कितने दिन में पंचकर्मा का जो प्रोसेस होता है उसमें कितना टाइम लगता है? देखिए, अब ये डिपेंड करता है कि बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, बॉडी एडॉप्टेशन के ऊपर डिपेंड करता है, बॉडी की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आइडियली जैसे साल में क्या है कि 4 बार मौसम चेंज होता है, तो 4 बार के हिसाब से हम लोग वो ऋतु सीजन के हिसाब हाँ से शास्त्र में ऋतु कहा गया है। आइडिया देखिए, पंचकर्म क्या है कि जैसे 5 मैंने कर्म बताए, तो ये 5 कर्म करने का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो या तो आपका फेब मार्च के आसपास आता है, या अब आपका अगस्त सितंबर अक्टूबर चल रहा है। लेकिन पंचकर्म आप थ्रू आउट होल द ईयर भी करा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग कुछ भी खा रहे हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे ऊपर इम्पैक्ट अपना डाल रहा है, अच्छा बुरा। तो हम लोग कुछ भी खा रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए खा रहे हैं, लाइक फास्ट फूड, जंक फूड्स हम लोग खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियों को इन्विटेशन दे रहा है। तो पंचकर्मा के थ्रू हम लोग अपनी बॉडी की जो टॉक्सिक है उसको रिमूव करके इन सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। हाँ, वो उसमें बेसिकली आप विरेचन कर्म होता है हमारा, जिससे बॉडी डिटॉक्स के नाम से भी आजकल फेमस है काफी ज्यादा।
तो आप विरेचन कर्म करवा सकते हो। वो एक तरीके से आपका गट क्लीनिंग भी हो जाती है, उसमें टॉक्सिन्स आपके काफी ज्यादा निकल जाते हैं। और ये जो प्रॉब्लम्स होती है गांठ वगैरह की होती है, जिनको नी पेन्स होते हैं, तो वो सब भी यही सब का एक रीजन है कि वो कहीं ना कहीं नीज में जाके कुछ ऐसा पित्त वगैरह बोलते हैं प्रॉब्लम बात होता है बेसिकली अनडाइजेस्टेड फूड जिसे हम आम कहते हैं, वो आम जब आपके बाद के साथ मिलके आपके जॉइंट्स के उधर रुक जाता है तो वो उसे पेन करना स्टार्ट करता है, तो वहां से आपका फिर स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, आपको पेन करने लग जाता है। इसमें पंचकर्मा काफी अच्छा रोल प्ले करता है। तो आप इसमें पंचकर्मा के काफी सेशंस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द पेन। आप 7, 14, 21 या 28 डेज के लिए पंचकर्मा अडॉप्ट कर सकते, तो उसमें आपको पेन रिलीव आउट हो जाता है, आपका इन्फ्लेमेशन सारा चला जाता है नीज का, और आपका इवन आपकी मोबिलिटी इंक्रीज कर देता है। आपकी जो ओए अर्थराइटिस जिसे हम कहते हैं नीज का, उसकी ड्यूरेशन बढ़ा देता है, तो आपको वो इतनी जल्दी फिर रिपीटली होगा नहीं। लाइक अगर किसी को नीज प्रॉब्लम है, मेरी मदर को भी है, तो एलोपैथी में डॉक्टर डायरेक्ट सजेस्ट करते हैं कि आप नी रिप्लेसमेंट करवा लो, तो क्या आयुर्वेदा में बिना नी रिप्लेसमेंट करे रिलीफ मिल जाएगा? देखिए, आप आए कब हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जॉइंट्स पेन स्टार्ट हुए और ऐसे किसी के स्टार्ट हुए, नॉर्मली मैं ट्रेंड बताता हूँ, मेडिकल स्टोर से पेन किलर ले लिया, 2-4 दिन के लिए आराम पड़ गया, फिर पेन किलर ले लिया। एक टाइम आता है जब पेन किलर उतना काम नहीं करता। मैं यहाँ पे थोड़ा एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ पेन किलर को लेके, कि पेन किलर लोग बहुत ही इजी से खा लेते हैं। सर में दर्द है, सेराडोल खा लिया, पेट में दर्द है, पैर में दर्द है, कोई भी पेन रिलीफ, उन्हें इंस्टेंट रिलीफ चाहिए। और जो कभी कभी लोगों की आजकल की लाइफ स्टाइल जो है, उनको एकदम नीड है कि अभी मेरे को इंस्टेंट रिलीफ नहीं मिलेगा तो मेरा ये काम रुक जाएगा। लेकिन पेन किलर के सभी जानते हैं बहुत सारे साइड इफेक्ट, क्योंकि आयुर्वेदा में इंस्टेंट रिलीफ के लिए कुछ ऐसा है जिससे पेन से तुरंत रिलीफ मिल जाए? बिल्कुल, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैं आपको एक नुस्खा बता देता हूँ और आपके माध्यम से जो आपके व्यूअर्स हैं उनको बता देता हूँ। एक छोटा सा मैं नुस्खा बता रहा हूँ, आप करके देखिए। कहीं पे भी आपके कोई सर्वाइकल पेन है, लोअर बैक पेन है, जॉइंट्स पेन है, कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि पेन नहीं जा रहा है, आप एक काम कीजिएगा, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच अदरक या सौंठ का पाउडर, 50 ग्राम तिल के तेल में एक बार उसको उबाल लीजिए। उबालने के बाद हो गया आपका तेल तैयार। अब उसकी सुबह 10 से 15 मिनट मालिश, शाम को 10-15 मिनट मालिश। जिस भी जॉइंट में पेन है उसमें सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज आपको मालिश करनी है। उसके बाद में एक करनी है उसकी सिकाई। सिकाई करने का क्या तरीका है कि आप जैसे सेंधा नमक होता है, सेंधा नमक को आप तवे पे गर्म कर लीजिए और उसके बाद में एक पोटली में भर लीजिए और उस पोटली की गरम उसकी सिकाई करनी। 10 से 15 मिनट मालिश, 5 से 10 मिनट सिकाई। आप ये करके देखिए, 10 दिन के अंदर ही कितना ही स्टिफनेस हो, कितना ही जॉइंट्स पेन हो, आपको कम से कम 70 से 80% तो उसी में ही आराम मिल जाएगा, बिना मेडिसिन, बिना कुछ, बिल्कुल नेचुरल तरीके से, बिल्कुल नेचुरल तरीके, बिना किसी साइड इफेक्ट्स, बिना किसी साइड। आप खाते रहिए पेन किलर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप हमारा इतना करके देखिएगा, फिर बताइएगा कितना आराम। जो हम लोग नीज के बारे में बात कर रहे थे, तो कितने प्रॉब्लम्स तक इसमें आप रिलीव कर सकते हैं? देखिए, अब इसमें कंडीशन क्या है कि आप अपने नी का क्या करना चाहते हैं। आप नी का पेन खत्म करना चाहते हैं या नी को ठीक करना चाहते हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट है। आप सिम्टम्स का ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या एक्चुअल प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आपका सीधा सबसे पहले तो दोषों की व्यवस्था देखेगा कि वात पित्त कफ की अवस्था क्या है, उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट प्लान करेगा, क्योंकि हमारे लिए आपके जो सिम्टम्स है बाय डिफॉल्ट ठीक होंगे। वात पित्त और कफ के बारे में थोड़ा बताएं। वात पित्त कफ 3 बायो एनर्जीज होती हैं बॉडी की। ये बॉडी के अंदर आपके सारे जितने भी सर्कुलर्स चल रहे हैं, मोशन चल रहे हैं, हम लोग बोल पा रहे हैं, हमारी बॉडी में जितना भी कंडीशनिंग है, वो सब वात पित्त कफ बनाते हैं। वात कंप्लीटली वात पित्त कफ। अब जैसे पहले मैं वात के बारे में बता देता हूँ, तो वात का मतलब निरुक्ति आती है, वात का डेफिनेशन होता है वात अति गंधनीय, यानी कि हमारी बॉडी में जितना भी प्रोसेस चल रहे हैं वो वात की वजह से चल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, ये सब वात है। अब इसमें क्या होगा, कहीं पे भी कोई दिक्कत आएगी। आपने कहा कि मेरे को बैक पेन रहने लगा है, हम नाड़ी परीक्षा करते हैं, नाड़ी परीक्षा से निकल के आता है कि इसकी वात बढ़ी हुई। हम ट्रीटमेंट आपका बैक पेन की बजाय वात का करेंगे, तो आप खुद देखेंगे कि आपका बैक पेन वैसे ही लाइक कि जिस प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है उस प्रॉब्लम को खत्म करना है। इसे कहते हैं रूट कॉज ट्रीटमेंट। ठीक है, हम रूट कॉज पे जाके ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब जैसे कि आपका इंडाइजेशन ज्यादा आ रहा है, ये पित्त की प्रॉब्लम है,
ठीक है। पित्त डिनोट्स टू कंप्लीटली हमारा जितना डाइजेशन है, ठीक है। तप संतापे कहते हैं पित्त की डेफिनेशन। तो इसका मतलब क्या है कि जितना भी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, गैस्ट्राइटिस, ब्लोटिंग, ब्लेंचिंग, एसिड रिफ्लक्स, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी जो समस्याएं हैं ये पित्त के डिस्टर्बेंस से होती हैं। तो अब आप बताओ कि मैं गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स ठीक करूं या मैं पित्त ठीक करूं। ऑब्वियसली मैं रूट कॉज पे जाके ठीक करूंगा, क्योंकि मेरे पास जब पेशेंट आया वो मेरे पास में मेरी टेबल पे अपने सिम्टम्स रख देता है कि सर ये है। अब उसने बताया मेरे को 10 सिम्टम, अब मैं 10 के 10 को जाके ठीक करूं या मैं उनको रूट कॉज ठीक करूं, ठीक है, ये डिफरेंस है। अब ऐसे हमारा कफ आ जाता है, ठीक है। तो जो कफ जो होता है, हमारे जितना भी मोबिलिटी है, हमारे जितने जॉइंट्स के अंदर जो हमारी मोबिलिटी होती है वो कफ डिनोट होता है। हमारी किडनी की जो है वो कफ डिनोट होता है। तो वहां की जो प्रॉब्लम है वो कफ के द्वारा ठीक होती है। आयुर्वेद में हमने ये देखा कि जब हम बायो एनर्जीज को ठीक करते हैं, आपके सिम्टम्स बाय डिफॉल्ट ठीक होने लग जाते हैं। आप किसी भी आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपके इन्हीं सिम्टम्स जो आप बता रहे हैं उनके रूट कॉज पर जाके ठीक करेगा। अब वो चाहे आयुर्वेदिक मेडिसिन से करे, चाहे पंचकर्म से करे, चाहे आपकी योग से करे, चाहे डाइट से करे, नेचुरोपैथी से करे, ये हमारे हथियार है। Okay. और पित्त की अगर बात करूं तो जब आपके पास पित्त मतलब एसिडिटी वगैरह से डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते होंगे लोग लेके, तो आप उनसे क्या क्वेश्चंस करते हैं? लाइक उनकी खाने पीने के बारे में आप बात करते होंगे कि वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, राइट? मोस्टली तो देखिए हमारा जो मेन होता है वो नाड़ी परीक्षा होती है। अभी जब हम नाड़ी परीक्षा करते हैं तो उसमें काफी हद तक हमें ऑलरेडी चीजें क्लियर हो जाती है। अब उसके बाद में क्या होता है कि नाड़ी परीक्षा किया, हमने बायो एनर्जीज डिटरमाइन करी, ठीक है। उसके बाद आता है कि भैया आप अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बताइए, आप हमें डाइट। हमारा पूरी एक कंसल्टेशन कम से कम आधे घंटे का होता है, क्योंकि ना तो हमें आपके सच बताओ तो सिम्टम सुनने में उतना ज्यादा इंटरेस्ट है, हमें क्या रूट कॉज में घुसना है। रूट कॉज में 2 मिनट के अंदर नहीं घुसा जा सकता। बिल्कुल, क्योंकि आयुर्वेदा में कहा जाता है कि चीजों को जड़ से खत्म किया जाता है। जड़ से खत्म करने के लिए तो जड़ पे पहुंचना पड़ेगा। अब हमें दिख रहा है पेड़, हमें जाना है जड़ में, तो खोदना तो पड़ेगा। तो हमें समझना पड़ता है कि पेशेंट की लाइफस्टाइल क्या है, पेशेंट की डाइट क्या है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक पेशेंट आया मेरे पास में, कहता है कि मेरे को हेडेक रहता है, बहुत ज्यादा हेडेक रहता है। अब और हमने जब उसकी लाइफस्टाइल समझी तो पता लगा वो नाइट शिफ्ट कर रहा है, वो आपका फास्ट फूड ज्यादा खा रहा है, उसकी डाइट का कोई कंफर्मेशन ही नहीं है, क्या खाना है उसे खुद नहीं पता, ठीक है। बहुत सारे हमारे लोग हैं जो दूर से गुड़गांव आके रह रहे हैं, नोएडा फरीदाबाद आके रह रहे हैं, और उनका खाना पीना बाहर से हो रहा है सारा। अब आप एक बात बताओ, मैं उसका हेडेक ठीक करूं या मैं उसकी लाइफस्टाइल ठीक करूं? ऑब्वियसली, ठीक है। तो मेरा रूट कॉज जो है लाइफस्टाइल में जाके टिकेगा। अगर मैंने उसका लाइफस्टाइल और डाइट ठीक कर दिया तो उसका हेडेक तो वैसे ही खत्म होने लगेगा। बेसिकली कहते भी है ना कि आयुर्वेदा सबसे ज्यादा काम, सबसे पहले काम ये डाइट पे एंड लाइफस्टाइल पे करता है कि आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करो, आपकी प्रॉब्लम्स बहुत हद तक ठीक हो जाएंगे, राइट? बिल्कुल, डेफिनेट। तो आजकल डाइट पे लोग क्या कर रहे हैं, जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, पिज्जा के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं कि उन्हें तुरंत डाइजेशन चाहिए, क्योंकि पिज्जा आसानी से डाइजेस्ट होगा नहीं। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, या बहुत लोगों की आदत है खाना के बाद, डिनर के बाद डायरेक्ट चाय ले लेना, तो ये सब किस तरह की प्रॉब्लम, लाइक ये पित्त का एक रीजन हो सकता है? वैसे तो हम ना पूजा जी पिज्जा को ही मना करते हैं, मैदा है, बिल्कुल ठीक है। मैदा अनडाइजेस्टेड फूड है जो आपको पचेगा ही नहीं। तो मोस्टली जो आजकल जितने भी बच्चे आ रहे हैं, फीमेल्स मोस्टली पीसीओडी से आते हैं, उनका कंसर्न क्या है, उनकी आप हिस्ट्री ले, कोई पिज्जा खाती मिलेगी, कोई चाउमीन, बर्गर, जंक फूड, सारा मैदा है। आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब करता है, आपकी डाइजेशन डिस्टर्ब करता है। ये भी एक रीजन है कि गर्ल्स की जो पीरियड्स की साइकिल है वो 14-15 ईयर्स से रिड्यूस होकर 8-9 ईयर्स पे हो जाती है। राइट, मेनार्की आजकल अर्ली स्टेज ऑफ मेनार्की हो रही है, और ये भी सब आपका बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल्स है और हाई जंक फूड्स है। तो हम सबसे पहले तो पिज्जा ही अवॉइड करेंगे, ठीक है। पिज्जा के साथ फिर आप कोल्ड ड्रिंक ले रहे हो, वो आप उससे भी एसिडिक नेचर को आप इंक्रीज कर रहे हो। कोल्ड ड्रिंक आपका एसिडिक नेचर है, आप उसको इंक्रीज कर रहे हो, तो कोल्ड ड्रिंक भी आपको सजेस्ट नहीं है। टी और कॉफी तो वैसे ही आयुर्वेदा में अवॉइड करने के लिए हम सब कहते हैं, क्योंकि टी और कॉफी आपको कैफीन्स है, कैफीन्स आपका हाई कैफीन्स को हम इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि वो आपका ऐसा करेगा, गैस भी, ब्लॉटिंग भी, इवन आपका डाइजेशन इम्पैक्ट करेगा। टी, कॉफी तो फिर भी नहीं, लेकिन टी जो है इंडिया में एक रेगुलर लेने के लोगों को कम से कम 2 टाइम्स तो आदत ही होता है। हाँ, मोस्टली एम्प्टी स्टमक बहुत लोग सुबह उठते ही उनको ये होता है कि हमारे मोशन क्लियर नहीं होते, तो हमें सबसे पहले टी तो लेनी ही लेनी है। तो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग
आपके हिसाब से डाइट क्या होनी चाहिए, एक प्रॉपर डाइट जो है वो क्या होनी चाहिए? वैसे जो हमारी प्रॉपर डाइट होती है वो उनके दोषों को देख के, बात पित्त कफ उसका कौन सा है उसके अकॉर्डिंग हम डाइट प्लान वैरी देते करता है हैं, पर्सन पर्सन टू पर्सन, राइट। तो हम ऐसा नहीं है पित्त नेचर वाला है हम उसको देंगे थोड़ी सी कूलिंग इफेक्ट देंगे कि उसका शांत हो जाएंगे, थोड़ा ठंडा रहे। हाँ थोड़ा ठंडा रहे। और बात वाला है हम उसे थोड़ा सा बात शांत करने के लिए उसको गर्म चीजें उसको करेंगे प्रेफरली। अब कैसे किसी को साइनस है, बेसिकली साइनस वाले को मोस्टली जो फ्रीक्वेंट एलर्जिक राइनाइटिस, गर्मी से आया एकदम फ्रिज का ठंडा पानी, फ्रीक्वेंटली स्नीजिंग स्टार्ट हो जाएगी उससे। तो हमेशा ये कहते हैं पहले अपना टेम्परेचर मोबिलाइज करो, ठंडा पानी मत पियो, उसे नॉर्मल करो, उसके बाद पियो ताकि आपको वो एलर्जिक इम्पैक्ट ना आए आपकी बॉडी में। तो नॉर्मल इंसान अपनी बॉडी टाइप कैसे पहचान सकता है? उसके लिए आपका पूरा हमारा बातचीत कफ का एक टाइप आता है, नो योर बॉडी टाइप, तो उसमें काफी सारे क्वेश्चनियर्स होते हैं। Okay. तो उसको क्वेश्चनियर्स का फिजिकली भी होते हैं वो मेंटली भी, आपके दोनों टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप टिक करके अपना बॉडी टाइप आप पता कर सकते हो। एक नॉर्मल इंसान के लिए वो इजीली क्योंकि हर कोई आयुर्वेदा डॉक्टर के पास नहीं जा रहा, घर बैठे वो कैसे अपनी डाइट को फॉलो कर पाए? और उसके लिए मैंने आपको कैसे कहा कि क्वेश्चनियर्स होते हैं अवेलेबल, आपको इजीली इंटरनेट पे क्वेश्चनियर्स अवेलेबल हैं, तो उनको आप टिक आउट कर सकते हो कि मैं सोता इस टाइप हूँ, पैटर्न मेरा ये है, खाना में ये खाता हूँ, मेरी बॉडी इस टाइप की, मेरा हेयर स्ट्रक्चर इस टाइप का है, मेरी फ्रिक्वेंसी बात करने की ये है। तो उससे आपका पूरा बॉडी टाइप का एक निकल के आ जाता है कि आपकी प्रकृति क्या है। लाइक आप पूरी लाइफ स्टाइल को उसमें आप करते हो, ठीक है, और उसके लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग आप बताते हो कि आपका बॉडी टाइप क्या है। अगर पेशेंट किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता तो। अच्छा ये भी है क्या सर कि डिफरेंट बॉडी टाइप के हिसाब से सेम प्रॉब्लम का आयुर्वेदा में डिफरेंट ट्रीटमेंट? जैसे मैंने आपको वात पित्त कफ के बारे में बताया था, तो वात पित्त कफ 3 टाइप की जो बाइनर्जीज हैं उसी हिसाब से आपकी बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं, उसी हिसाब से आपका बिहेवियर भी उसी हिसाब से होता है। अब जैसे कि हम लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, कई बार हम लोग पेशेंट जिस तरीके से बात कर रहा है ना उसी तरीके से हम समझ जाते हैं कि इसका बॉडी टाइप क्या है। तो मैं जैसे के तरीके से बिल्कुल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अक्सर जो वातज प्रकृति का पुरुष जो होता है, जो वातज प्रकृति का होता है, वो आपको एक तो लीन और थिन मिलेगा, उसमें उसको ज्यादा फैट कभी चढ़ता नहीं है ज्यादा, और उसके जो हेयर रहेंगे वो थोड़े से ड्राई रहेंगे, कम रहेंगे, उसके बाद बहुत ज्यादा बाल नहीं होते उसको, और इसकी जो स्किन होती है वो भी कई बार ड्राई मिलेगी और डार्क कलर शेड ज्यादा मिलते हैं, ये वातज प्रकृति में होते हैं। लाइक मतलब कोई कुछ भी खा रहा है लेकिन बॉडी को उसका रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है, चाहे कितना भी फास्ट फूड खा रहा है। और खास बात वातज प्रकृति वाला जल्दी जल्दी बोलता है, वो थोड़ा जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करेगा, वो जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस से आप पता कर सकते हैं कि ये वातज प्रकृति है। फिर हम जब उससे क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो फिर कनेक्ट होते हैं कि आपका डाइजेशन कैसा है। मोस्टली वातज प्रकृति वाले का डाइजेशन वही बोलेगा, कभी मेरा पेट ठीक हो जाता है, कभी मेरा पेट बिल्कुल खराब हो जाता है, ठीक है। उससे पूछेंगे कि आपके विचार आते हैं, उनका दिमाग ऐसे चलता है जैसे बिल्कुल फुल स्पीड पे फैन, हमेशा चलता रहेगा उनका दिमाग, हमेशा सोचते रहेंगे वो, उनका हमेशा दिमाग चलता रहेगा, कुछ कैलकुलेशन में चलेंगे, कुछ अपने और चीजों में चलेंगे, तो उनका हमेशा दिमाग चलता रहेगा। यानी कि अगर वो रात के 2 बजे भी उठेगा तो उसका जो ब्रेन है फुल ऑफ थॉट्स रहेगा। ये वातज प्रकृति होता है, कुछ ना कुछ माइंड में रनिंग, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, ठीक है। ओवरथिंकर, ठीक है। इस तरीके के जब पित्तज प्रकृति पे आते हैं तो पुराने टाइम में पित्तज होते थे राजा महाराजा टाइप के, ठीक है, जिनमें ओज रहता था और वो थोड़े गुस्सैल स्वभाव के भी रहते थे, तो वो पित्तज प्रकृति होता है, हमेशा अलर्ट रहते थे, कुछ ना कुछ हमेशा अलर्ट। आप उनके सामने थोड़ा सोच समझ के बात कीजिए, तो ये पित्तज प्रकृति होता है। पित्तज प्रकृति क्या रहता है कि वो थोड़ा उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर रहता है वो थोड़ा राजा महाराजा टाइप का ओज वाला रहता है, यानी अगर 100 लोगों में खड़ा कर दोगे तो अलग से दिख जाएगा वो आदमी, इस टाइप का रहता है, ठीक है। शाइन रहती है उसके चेहरे पे। उसका बात करने का तरीका ये होता है कि इधर माई वे और हाईवे, ठीक है। तो वो उस टाइप के लोग पित्तज प्रकृति के होते हैं। पित्तज प्रकृति की जो डाइट होती है उसका जो डाइजेशन पावर रहता है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। उसके बाद ऐसा आता है कफज प्रकृति। कफज प्रकृति के लोग होते हैं बड़े शांत किस्म के, बहुत ही विवेक विवेचना के बाद में जवाब देने वाले। वो आपको ना बीच में काटेंगे ना कुछ कहेंगे, आप बोल लो अपनी बातें, फिर हम रिस्पॉन्स करेंगे। जी, गुड लिसनर्स होते हैं, गुड स्पीकर होते हैं और शांत तरीके से बात करते हैं, और उनको शांति ज्यादा प्रिय है। वो खुद भी शांति में रहते हैं, दूसरों को भी शांति में रखते हैं।
जैसे टाइप ऑफ सन्यासी लोग टाइप के रहते हैं बिल्कुल। अब अगर हम जैसे कि आपने जंगल में हाथी को देखा है, हाथी प्योर कपस प्रकृति, उसे कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं, अपना काम करा और शांति से नहीं। और पित्त जैसे सिंह होता है, शेर होता है। तो इस तरीके से हमें जब बॉडी टाइप होती है उसके हिसाब से उनका बिहेवियर, उनकी प्रॉब्लम्स वो ज्यादा मिलती है। कफस प्रकृति वाले को मोस्टली इनडाइजेशन रहता ही रहता है, उसका कभी डाइजेशन शांति नहीं रहे। उसको उसका ये भैया खाना दो तो ठीक, ना दो तो ठीक, क्योंकि जो सुबह का खाया वो पता लगा शाम तक डाइजेस्ट ही नहीं। इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हमेशा कफस वाले को रहेगी। कफस वाले को जो ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं वो किडनी डिसऑर्डर ज्यादा रहते हैं, उनको डायबिटीज ज्यादा हो सकता है कि डायबिटीज जल्दी आ जाए उनको, ठीक है, इस टाइप की उनको प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसे में आप लोग क्या डाइट प्रोवाइड करते होंगे, लाइक इसके एंटी में आप लोग कुछ बोलते होंगे कि आपको ये खाना चाहिए? तो जैसे कि हमारे भोजन में आयुर्वेद में 6 प्रकार के रस बताए गए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये 6 प्रकार के रस होते हैं। यानी कि एक जो हमारा हमने कुछ भी खाया, एक होता है पाक जिसे कहते हैं, डाइजेशन हो गया, और एक होता है विपाक, विशिष्ट पाक है विपाक, यानी कि खाना खाने के बाद में जो उसका डिवाइडेशन हुआ, उसके बाद में जो उस खाने का आउटकम आया, वो 6 प्रकार का होता है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये 6 रस होते हैं। इस हिसाब से हम लोग क्या है कि लोगों की डाइट प्लान करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कफश प्रकृति वाला इंसान है, उसको हमेशा मधुर प्रिय रहता है, उसको मीठा ज्यादा अच्छा लगता है। तो हम क्या देखते हैं कि जब उसकी नब्ज नाड़ी परीक्षा करी हमने और हमें पता लगा कफ बढ़ा हुआ है, तो कफ के गुण क्या है, गुरु, शीत, मृदु, मधुर, सिर, पिछला, ये कफ के गुण होते हैं। हम क्या करते हैं कि हम इनके अपोजिट चीजें देने लग जाते हैं। यानी कि कफ बढ़ा हुआ है तो उसका एक गुण था ठंडा, तो मैं उसको गर्म पे लेके आऊंगा, यानी भैया तुम पूरे दिन गुनगुना पानी पियो, ठीक है, तुम एक काम करो, आप जो है जैसे तुलसी हो गई, अदरक हो गया, सौंठ हो गई, काली मिर्च हो गया, इनको खाने में डालना चालू करो, तो आपका कफ जो है बाय डिफॉल्ट कम होता चला जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, तो वो आपके जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे। सेम पित्त है, स्नेहम, उष्ण, तीक्ष्ण, चैद्रवम, सर्कटु, यानी कि पित्त गर्म होता है। तो अगर मुझे लगा कि नाड़ी परीक्षा में पित्त बढ़ा हुआ है या उसके सिम्टम्स पित्त वाले आ रहे हैं, तो मैं क्या थोड़ा सा उसको कूल डाउन करूंगा, ठंडी चीजें। अब ये चाहे मैं डाइट से करूं, चाहे मैं लाइफस्टाइल से करूं, और चाहे मैं अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन से करूं, और चाहे मैं पंचकर्म, ठीक है, और चाहे मैं योग से करूं, ठीक है। सेम विद वात का है, रोग, शीतल, लघु, सुख। तो वात में जैसे ड्राइनेस ज्यादा आ जाती है, आपने देखा होगा कई बार की बॉडी में ना ड्राइनेस बहुत ज्यादा आ जाती है, हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, यानी वात का गुण बढ़ रहा है, ठीक है, तो फिर मैं वो वात के हिसाब से उनको ठीक ठाक करूंगा। सारे कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन हम लोग आयुर्वेद की ऐसे ही बनाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बॉडी के अंदर जो भी चीजें हैं उसकी वजह से आउटकम बाहर दिखता है, लाइक हेयर फॉल हो गया, स्किन ड्राइनेस हो गया, तो हेयर फॉल का प्रॉब्लम कैसे इसमें ट्रीट? देखिए, हेयर फॉल इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझना कि हेयर फॉल का रीजन क्या है। आपने बताया मेरे हेयर फॉल हो गया, मैंने मान, लेकिन आजकल जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी मेडिसिन आ रही हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं लगाने के लिए। आप एक बात समझिए कि हेयर फॉल मतलब आपकी जो रूट है हेयर की वो कमजोर हो गई है, वो निकल रही है। अब क्या आपका ड्राइनेस बढ़ रही है बॉडी के अंदर, पता लगा स्काल्प जो आपकी बहुत ज्यादा ड्राई हो गई है, यानी वात बढ़ रहा है शरीर के अंदर। तो जब स्काल्प आपकी ड्राई हो गई और आपके रूट निकल रहे हैं, आजकल एक बड़ा मिथ चल रहा है कि ऑयल नहीं लगाना, ऑयलिंग नहीं करना, हेयर ऑयल, जबकि हमारी मम्मी लोग हमेशा में ऑयलिंग देती थी, हमारे बाल भी काफी अच्छे होते। आप ये बताइए, स्काल्प ड्राई हो रहा है, उसका आप बताइए कि अगर आप ऑयलिंग नहीं करेंगे, ऑयल क्या होता है, हमारी मसल का मसल का फूड है, वो मसल को नरिशमेंट दे रहा है, आपने वही खत्म कर दिया तो ड्राइनेस तो और बढ़ेगी, ठीक है। तो आपका क्या वात बढ़ रहा है, कई बार बॉडी हीट अप हो जाती है, पित्त बढ़ता है, तो उसकी वजह से आपके हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। हम लोग आयुर्वेद में हमेशा रूट कॉज पे ट्रीटमेंट करेंगे। हमारा सीधी सीधी बात है, 100 सुनार की एक लोहार की, हम तो लोहार का करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले रूट कॉज पकड़ा है कि यार वात बढ़ रहा है या पित्त बढ़ रहा है या वात पित्त दोनों बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से हमने ट्रीटमेंट प्लान किया, तो आपका हेयर फॉल तो बाय डिफॉल्ट अपने आप ठीक हो। नॉर्मली डॉक्टर्स के पास जाओ, एलोपैथी में जाओ या कहीं भी मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है कि हेयर फॉल को कंट्रोल कर देगा, तो कहीं ना कहीं ऊपर ऊपर ही काम कर रहा है कि इसे ठीक कर रहा है, वो प्रॉब्लम तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। नहीं, हम मेडिसिन भी देते हैं इसमें हेयर फॉल के लिए, तो वो मेडिसिन आपका इंटरनल भी रूट कोज को भी ठीक करती है, प्लस आप आजकल तो सारी हार्मफुल केमिकल्स वाले शैम्पूस है,
तो हम अमोनिया फ्री और सल्फेट फ्री, पैराफिन फ्री शैम्पूज के लिए रिकमेंड करते हैं कि आप वो वाले शैम्पूज यूज करो। और प्लस ऑयलिंग करो, ऑयलिंग आप जितनी अच्छी तरह करोगे उतना आपको नरिशमेंट मिलेगा आपके हेयर्स को ना। आजकल मार्केट में आयुर्वेदा के नाम से बहुत सारे सोप्स एंड शैम्पूस अवेलेबल है, तो क्या ये मतलब सही है? हाँ देखिए, उसके लिए इंग्रेडिएंट्स पे आप जाइए, पहले इंग्रेडिएंट्स को स्टडी कर लीजिए कि उसमें इंग्रेडिएंट्स प्योरली हर्बल है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि लिखा कुछ होता है और अंदर कुछ होता है। बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल। इसलिए नहीं कह सकती कि किसी के ब्रांड के ऊपर बोलना ठीक नहीं है। आप इंग्रेडिएंट्स पे जाओ, अगर इंग्रेडिएंट्स आपके प्योर नेचुरल है तो आप यूज कर सकते हो, उसका कोई हार्म नहीं है। क्योंकि मतलब लोग ना आयुर्वेदा की तरफ जा रहे हैं, ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है जो वेस्टर्न कल्चर हमने अडॉप्ट किया वो हमारे लिए बिल्कुल हार्मफुल हो रहा है। तो लोग आयुर्वेदा की तरफ जा रहे हैं, योगा मेडिटेशन की तरफ जा रहे हैं। तो लोग सोच रहे हैं कि अच्छा, आजकल मार्केट में बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स भी बिक रहे हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के नाम पे, ऑर्गेनिक फूड के नाम पे, और लोग खरीद रहे हैं क्योंकि उन्हें अब बेटर हेल्थ चाहिए, बेटर स्किन चाहिए, बेटर हेयर चाहिए कि नहीं, अब चीजें हमने खराब कर दी, अब इसे रिपेयर करने का टाइम आ गया है। अच्छे प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है मार्केट में, ऑर्गेनिक फूड्स भी अवेलेबल है, शैम्पूज भी अवेलेबल है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, इवन आपके जितने भी आजकल ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो भी आयुर्वेदिक आने लग आयुर्वेदा गए में हैं। आने लगे हैं। तो आप यूज कर सकते हो, बस उसके इंग्रेडिएंट्स से आप अवेयर हो जो कि इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं उसके, और कोई नेचुरल बाहर का कोई केमिकल्स उसमें नहीं है, आप यूज कर लो उसमें। अच्छा, आयुर्वेदा में स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स, जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है या नहीं? हाँ पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। सोराइसिस हो गया आपका, आर्टिकेरिया हो गया, ये सारी स्किन प्रॉब्लम्स आपकी, अभी आप ब्यूटी की ही बात कर रहे थे तो कुमकुम आदि ऑयल स्किन के लिए बहुत अच्छा है, वो आपको ग्लो भी देगा और आपकी ब्यूटी भी करेगा। इवन आपकी जो स्किन के ब्लेमिशेस हो जाते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती हैं, उनको भी अवॉइड करेगा, सबको तो हटाएगा। रेगुलर यूज में हमें आयुर्वेदा से जुड़ी हुई चीजें ही फेस पे अप्लाई करनी चाहिए या मार्केट की जो कॉस्मेटिक्स है उसे अवॉइड करना चाहिए? जनरली तो आपको अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि वो उसमें केमिकल्स आपके इतने होते हैं, वो आपकी अपर जो थिन लेयर होती है स्किन की उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं आफ्टर एक्सेसिव यूज ऑफ कहीं ना कहीं इंस्टेंट तो ग्लो आ जाता है, इंस्टेंट सारी चीजें अच्छी उसके दिखती लिए मैं है। आपको इंस्टेंट ग्लो के लिए कुमकुम आदि ऑयल बता रही हूँ, आप वो यूज करके देखो, आपको इंस्टेंट ग्लो बिल्कुल मिलेगा, natural। बिल्कुल नेचुरल। कुमकुम आदि आप यूज करो, रेगुलर बेस पे करो, फेस वॉश नाइट में फेस वॉश करो, उसके बाद 1 या 2 ड्रॉप्स कुमकुम आदि के लो और फेस पे मसाज करो, आपको नेचुरल ग्लो मिलेगा। मैं भी ट्राई करूंगी क्योंकि कहीं ना कहीं अब हम लोगों के भी माइंड में ये है कि जो कॉस्मेटिक चीज है उसे अवॉइड करना, अगर लॉन्ग टर्म के लिए अपने हेल्थ को या स्किन को अच्छा रखना है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट्स जो हम अपने स्किन या फेस पे अप्लाई करते हैं, आजकल आर्टिकल्स काफी न्यूज़पेपर में पढ़ने को आता है कि ये काफी सारी बीमारियों को लेकर भी आ रहे हैं। क्या है कि इसमें मैं छोटा सा एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि देर इज अ टू काइंड ऑफ द इंडस्ट्रीज, वन इज द प्रोडक्ट इंडस्ट्री, सेकंड वन इज द सर्विस इंडस्ट्री। आप समझिए कि आपने बताया कि आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स हैं, अभी प्रोडक्ट्स का कमिटमेंट क्या है? आपने एक किसी का मार्केटिंग देगा, प्रमोशन देगा कि ये आपका शैम्पू या हेयर ऑयल या फेस के लिए सीरम है, बहुत अच्छा है, ठीक है, आप उससे इंप्रेस होकर आपने खरीद लिया, आपने उसको यूज किया, आपको उसके रिजल्ट्स नहीं निकले तो आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। आपने क्या हुआ, ज्यादा रीसेल वैल्यू नहीं बढ़ी, वो बंद हो गया, उन्होंने अपने नए कस्टमर ढूंढ लिए, आपने अपने लिए नया प्रोडक्ट ढूंढ लिया। बिल्कुल। सो देयर वाज नो एनी कमिटमेंट फ्रॉम एनी प्रोडक्ट। आज तक किसी ने ये तो नहीं भेजा कि भाई हाँ हम गारंटी दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं। जब हम सर्विस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वी एज अ डॉक्टर फेटर्निटी बिलोंग्स टू सर्विस इंडस्ट्री, और यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई आ रहा है पेशेंट, ही एक्सपेक्ट सम कमिटमेंट्स। डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा, डॉक्टर साहब मेरे ये चीज ठीक तो हो जाएगी, डॉक्टर साहब मेरे घुटने की सर्जरी बोली है, सर्जरी तो बच जाएगी ना। अब वहां पर डॉक्टर इज बाइंग फॉर द कमिटमेंट्स, क्योंकि हम लोग वहां पे फेस कर रहे हैं पेशेंट को। पेशेंट हमारे पास आज भी आ रहा है, कल भी आ रहा है, 3 महीने बाद भी आएगा, 6 महीने बाद भी आएगा, और उसका रिजल्ट जो है वो हमारा क्या होता है, पैरामीटर सेट होते हैं, रिजल्ट देने ही देने हैं। जॉइंट पेन है तो जॉइंट पेन खत्म करना है, स्टिफनेस है तो स्टिफनेस खत्म करनी है, उसका इंडाइजेशन है तो वो ठीक करना है, स्ट्रेस, एंजाइटी, साइनस है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं तो वो, आज इसका डायबिटीज ब्लड शुगर लेवल इतना है तो उसका कम हो जाना है, ये कमिटमेंट है। तो स्ट्रेस और एंजाइटी का भी इसमें ट्रीटमेंट है? ए टू जेड कंप्लीटली ट्रीटमेंट है। ओके, ए टू जेड मतलब सारे प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट है। मैडम बीमारी भी तो नेचर से ही है, तो इलाज भी नेचर से ही है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो मैं आपको वही बता रहा था कि इट्स नॉट अबाउट एनी डिसऑर्डर और सिम्टम, इट्स अबाउट द व्हाट ट्रीटमेंट वी आर ऑफरिंग, ठीक है। तो वो नेचुरल ट्रीटमेंट है, सारी चीजें उसके अंदर कवर्ड होती है। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रोडक्ट इंडस्ट्री का यही एक है, वो आपने एक प्रोडक्ट बनाया है, वो आप ग्लोबली बेच रहे हो, आप यूरोप बेच रहे हो, यूएस बेच रहे हो, यूके बेच रहे हो, बट विदाउट एनी कमिटमेंट, ठीक है। पसंद आएगा लोगों को, नहीं आएगा दोबारा खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, नए कस्टमर, नए ओरिजिन आपने बना लिया।
लेकिन मैं एज अ डॉक्टर बैठा हूँ, ठीक है, मेरे पास जो पेशेंट आएगा वो मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा। आप कंपनी के ओनर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर रहे कि ये बिल्कुल। जो आपने सीरम या शैम्पू बेचा ये ठीक करेगा या नहीं करेगा। या नहीं करेगा, आपको पसंद आएगी तो आप दोबारा उसे परचेज करोगे, अदरवाइज आप छोड़ दोगे। ज्यादा क्या ही करोगे, कंज्यूमर हाँ। कोर्ट में केस डाल दोगे। इतना भी कोई नहीं करता, इतना भी कोई आज के नहीं डेट में करता ना, किसी के पास टाइम ही नहीं है है इतना। ना। तो क्या होता है, लेकिन हमें फेस करना है, बिल्कुल। हमें आपको फेस करना है, हमें आपकी हर बातें फेस करनी है, ठीक है। और तो क्या होता है कि इसमें जब कमिटमेंट बाउंड हो जाता है तो हमें फिर हर चीज ध्यान में रखनी पड़ती है। मेरे पास पेशेंट आया इलाज करने के लिए, मेरे पास बैठा, पर मुझे ये नहीं पता कि वो घर जाके क्या खा रहा है बिल्कुल। और वो क्या कितना सच बोल रहा है। मैंने बोला भाई आइसक्रीम नहीं खानी है और पता लगा वो आइसक्रीम ही खा रहा है, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि एक हम लोग एक कॉर्पोरेट में एक हेल्थ कैंप कर रहे थे और वहां पर एक लड़की आई, उसका इंडाइजेशन का बहुत बुरा प्रॉब्लम था, उसकी हेयर फॉल जबरदस्त था, उसकी स्किन भी बहुत ड्राई हो रही थी। और मैंने उसको कहा कि आपको फास्ट फूड छोड़ने पड़ेंगे। उसने कहा हाँ हाँ, फास्ट फूड तो मैं वैसे नॉर्मली खाती भी नहीं हूँ और जो खाऊंगी तो छोड़ दूंगी। कैंप में ब्रेक हुआ, मैं कैफेटेरिया में गया, मेरे सामने वो फास्ट फूड खा रही थी। अब मैं उसको देख रहा हूँ, वो मुझे देख रही है। ठीक है, बट ठीक है, लोगों को ये समझना चाहिए कि जब एक डॉक्टर आपको कुछ बता रहा है तो आपके भले के लिए भले बता के रहा लिए है, बता रहा है, आपको exactly। समझना पड़ेगा। और इट्स ऑल अबाउट योर हेल्थ ओनली, मेरा तो क्या ही है, ठीक है। तो हम लोग से लोग कमिटमेंट एक्सपेक्ट करते हैं और हम कमिटमेंट ही डिलीवर करते हैं। आयुर्वेदा की एक अच्छी चीज मुझे एक बहुत लगती है कि वो पेशेंट को बहुत केयरफुली और पेशेंसफुली सुनते हैं। ये नहीं कि नेक्स्ट पेशेंट वेट कर रहा है तो मैं फटाफट इसकी प्रॉब्लम है बोल रहा हूँ, मैं मेडिसिन लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन आयुर्वेदा में ठीक इसके मतलब अपोजिट काम होता है कि वो पेशेंट को सुन रहे हैं। और एक बार ऐसा भी हुआ था कि किसी पेशेंट का सारा प्रिस्क्रिप्शन आयुर्वेदा डॉक्टर ने बना दिया, लेकिन लास्ट में उसे पता चला कि इसे मतलब बाद में उसने डिस्कस करा कि जैसे आपने कहा जितना आपको बताएगा आपको उतना पता चलेगा कि उसे हेडेक भी होता है। तो वापस से उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन कट किया, फिर से उनके लाइफस्टाइल के बारे में बात की, आप क्या लेते हो, कब उठते हो, कब सोते हो, फिर से उसके अकॉर्डिंग फिर से प्रिस्क्रिप्शन रेडी किया। तो ये मुझे आयुर्वेदा की बहुत ही प्लस पॉइंट लगती है। देखिए, मैं ये कहूंगा गलत कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल अबाउट द वे ऑफ द ट्रीटमेंट। बिल्कुल। अब फॉर एग्जांपल कि हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है और हस्बैंड वाइफ के क्लैशेस हैं और वो एंजाइटी फील हो रहा है हस्बैंड को, वाइफ को, और वो हमारी ओपीडी में आए और हम उन्होंने हमसे बोला कि मेरा हेड हैवीनेस रहता है, पूरा दिन थकावट रहती है और सिर बहुत भारी रहता है, ठीक है। अब आप बताओ कि मैं उसके सिम्टम ठीक करूं या मैं उसकी लाइफस्टाइल में घुसूं। मेरे को घुसना पड़ेगा क्योंकि मेरे को कोर पे काम करना है। पता लगा बाद में कि हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, उसकी वजह से लड़ाई हो रही है। अब बताओ इसमें एक सिरदर्द की गोली क्या करनी है? आपको इंस्टेंट रिलीफ नहीं देना है, आपको जड़ पे जाके चीजें पे काम Root करनी cause है, analysis रूट कॉज एनालिसिस करनी है। और एक चीज यहाँ पे मैं ये भी कहूंगी कि आज के टाइम में हम लोग जाते हैं कहीं पे जो जिसने आयुर्वेदा का नाम खराब कर रखा है, लोगों में अवेयरनेस बहुत जरूरी है लाना हमारे वीडियो के माध्यम के थ्रू ही। कि कहीं भी हर किसी ने ये देखा होगा कि रोड साइड टेंट लगा दिए हैं कि इस चीज की दवा, उस चीज की दवा, सारी चीजों की दवाई वो बेच रहे हैं, या पेन रिलीफ के लिए ऑयल बेच रहे हैं। वो क्या डाल रहे हैं क्या नहीं पता नहीं, और काफी महंगे चार्ज भी कर रहे हैं आयुर्वेदा के नाम पे। और इन लोगों की वजह से कहीं ना कहीं आयुर्वेदा पे से लोगों का ट्रस्ट भी उठ रहा है, क्योंकि आयुर्वेदा जो है जहाँ तक मैंने पढ़ा वो शास्त्रों का ज्ञान है, राइट। और बहुत ज्यादा इसमें डीप आप इसमें जाओगे तब जाके आपको छोटी छोटी चीजें पता चलेगी। लाइक आप कहते हो कि बातचीत से मैं देख के पता लगा सकता हूँ, तो ये कोई ज्योतिष विद्या नहीं है, ये इस पे आपने काफी रिसर्च करा, काफी पढ़ा है, तब आप बता पा रहे हो। लेकिन उन लोग क्या करते हैं, ठीक है नीज में प्रॉब्लम है तो मैडम आपको सरसों पीस के आपको ऑयल में मिला के दे दी, आप इसे 3-4 टाइम्स लगाओ, और जैसे आपने कहा सेंधा नमक कॉपी पेस्ट हो 2-3 चीजों को करके खुद आयुर्वेदा डॉक्टर बन जाते हैं। तो इसलिए लोगों में काफी मिसकंसेप्शंस भी हो गया है कि आयुर्वेदा मीन्स झोला छाप वैद्य, जो कि बिल्कुल भी गलत है। और ऐसे लोगों की वजह से आप जैसे एजुकेटेड डॉक्टर्स जो बैठे हैं, जो बिना किसी साइड इफेक्ट्स के हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देते हैं, लोग इनके पास जाने से कतराते हैं। देखिए, आप रोड साइड की बात कर रहे हो, मैं तो टीवी वालों की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वो टीवी पर आके पता लगा कि बंदे का कुछ और बैकग्राउंड था, आज की डेट में वो एक अपने आप को सेल्फ क्लेम डॉक्टर बन रहा है और कुछ भी बोल रहा है, ठीक है। मैं बहुतों को देखता हूँ, अच्छा। आप उनसे पूछेंगे तो उनको आयुर्वेदा का एबीसीडी भी नहीं पता,
आयुर्वेदा मैंने नहीं बनाया, हम्म। आयुर्वेदा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, प्राचीन समय बहुत से। प्राचीन में। और एक चीज बड़ी क्लियर है कि अगर कोई इतने टाइम से एग्जिस्ट कर रही है, कितनी सिविलाइजेशन आई खत्म होगी, लेकिन अगर वो इतने टाइम से एग्जिस्ट कर रही है तो उसके मतलब कुछ ना कुछ मायने हैं। और आयुर्वेदा ने किसी का बिगाड़ा ही क्या है? बिल्कुल। नेचर से आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। औषधियां हमारी जो जो हम लोग खा रहे हैं वो कई चीजों में औषधि में कन्वर्ट हो रही है। हल्दी हम लोग सब्जी में खाते ही हैं, तो हल्दी का अगर हरिद्रा खंड हमने बना दी औषधि, तो उसने किसका क्या बिगाड़ दिया? ठीक है, हम लोग पंच महाभूत से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अगर किसी का स्किन डिसऑर्डर है या विटामिन डी डेफिशिएंसी, हमने उसको बोला कि धूप में 10 मिनट बैठना है, तो इसमें किसका क्या बिगड़ा? बिल्कुल। और जबकि वो चीज काम कर रही है। तो प्रॉब्लम उनकी है जो आयुर्वेदा को बिलोंग भी नहीं करते और वो आयुर्वेदा को एज अ बिजनेस देखते हुए और आयुर्वेदा में घुस रहे हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। उनको प्रिंसिपल से नहीं पता। भाई अगर आपको इतना शौक है, पहले आप पढ़ें, आप ग्रेजुएट हो आयुर्वेद में, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट हो, तब आप आए, तब आप अपने आप को क्लेम करें। नुकसान हम लोगों का दोनों तरफ से ही हो रहा है। एज आयुर्वेदा फैटर्निटी भी नुकसान हो रहा है, और बाहर के लोगों को, चाहे वो नॉन आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं या आमतौर पे लोग हैं या पेशेंट्स भी हैं, वो इन्फ्लुएंस होते हैं प्रमोशन से और उनके पास जाते हैं, उनके प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि हमें आयुर्वेदा से नुकसान हो गया। मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूँ, कोविड में हम सबने गिलोय पिया है, ठीक है। अब गिलोय कितने तरीके का होता है लोगों को पता ही नहीं है। मुझे भी नहीं पता। गिलोय की क्वांटिटी कितनी रखनी है लोगों को नहीं पता। बिल्कुल। बस क्या किया कि किसी ने बता दिया कि गिलोय ले लो, काली मिर्च ले लो, तुलसी ले लो, और वो घोट घोट के पी रहे हैं, उनको कॉम्बिनेशन ही नहीं पता कि कितनी क्वांटिटी में क्या मिलाना है। Absolutely. इम्पैक्ट आ गया दूधों के। और कितने को लिवर में इम्पैक्ट आ गया, और उसके बाद कौन डिफेम हुआ? आयुर्वेद डिफेम हुआ, आयुर्वेद डॉक्टर डिफेम हुए। एक्चुअली लोग बिना डॉक्टर्स की गाइडलाइंस की चीजें खुद लेते हैं एंड उसका साइड इफेक्ट्स के बाद आयुर्वेदा को ब्लेम करते हैं। जी नहीं, उसके लिए मैं आपको और आपके व्यूअर्स को एक कहूंगी, अगर आपको अपने बच्चे को दिखाना है, आप किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास। कौन से डॉक्टर के पास? पीडियाट्रिशियन के पास। बिल्कुल। आप उसकी डिग्री चेक करोगे ना, पीडियाट्रिशियन है या नहीं है वो। बिल्कुल। सिमिलरली आप किसी हेडेक हो रहा है या ब्रेन की रिलेटेड है, तो आप न्यूरो सर्जन के पास जाते हो, न्यूरो फिजिशियन के पास जाते हो। तो अगर आपको आयुर्वेदा के लिए भी जाना है तो आप किसी आयुर्वेदा ग्रेजुएट के पास जाओ ना। Exactly, आप रोड साइड या किसी अननोन जिनके अब पता ही नहीं है कि नहीं उन्होंने पता। कहाँ से पढ़ाई की है या नहीं की है। सब डॉक्टर्स के पीछे उनकी डिग्रीज लिखी हुई है ना। बिल्कुल। तो अगर आपको आयुर्वेदा होम्योपैथी लेनी है तो आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाते हो ना। बिल्कुल। तो सिमिलरली आप आयुर्वेद के लिए क्यों नहीं आयुर्वेदा डॉक्टर के पास जाते? सही है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आयुर्वेदा को लेके लोगों में इसलिए बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज हो गया है कि आयुर्वेदा मीन्स बहुत लोग आज के डेट में कहते हैं नो, और बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो अब आयुर्वेदा की तरफ से वापस मूव कर रही है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, बुक्स पढ़ लेते हैं, अपने आप उसके होम रेमेडीज अपने आप घर पे करने लग जाते हैं विदाउट नोइंग कि आपकी प्रकृति क्या है, आपकी बॉडी वो चीज एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। और बहुत लोग ऐसे करते हैं, मतलब लोग अगर बात करें कि ये चीज बेनिफिशियल है, अगर कोई यूट्यूब पे अगर ये चीज देख ले तो अपने साथ 4 लोगों को बताएगा कि ऐसे ऐसे करना, ये काफी बेनिफिशियल है। प्रकृति आ गई ना, आपकी प्रकृति अलग है तो मेरी प्रकृति अलग है। अब मार्केट में अलॉय के जो डब्बे में टैबलेट्स अवेलेबल होते हैं वैसे ही आते हैं शायद, है ना, तो लोग जाके ले आ रहे हैं कि अलॉय बहुत ही बेनिफिशियल है। लेकिन तो प्रकृति वाले के लिए अच्छा है अलॉय, बट दूसरे के लिए बेकार है। एग्जैक्टली, तो अब उसे पता नहीं है कि वो आपके लिए बेनिफिशियल है, हार्मफुल है, उसके लिए आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाना है, उसके लिए आप नहीं बन सकते। सकते। इसलिए हम ये अवेयरनेस भी डाल रहे हैं अपने वीडियो में कि लोगों को पता चले कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं। आयुर्वेदा बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेदा में ब्लड प्रेशर का किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है? क्योंकि बीपी के जो पेशेंट होते हैं, थायराइड के जो पेशेंट होते हैं, उन्हें कहा जाता है कि उन्हें रोज 24 आवर्स में एक मेडिसिन लेनी ही लेनी है। तो इसका कोई ट्रीटमेंट है बिना मेडिसिन लिए? क्योंकि इंग्लिश दवाई जो होती है वो, मैं किसी को गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं वो साइड इफेक्ट देती ही देती है। सिमिलरली इसमें भी वही आ गया आपका ग्लूकोज एनालिसिस। आपका जो बीपी है, ऐसे तो नहीं आपकी स्ट्रेस की वजह से बढ़ रहा? नहीं, कई बार सब चीजें नॉर्मल है लेकिन ब्लड प्रेशर हाई है। और फिर आपकी प्रकृति आ गई, आपकी पित्तज प्रकृति तो नहीं है, आपका अंदर ही बॉडी में इतनी हीट है कि वो आपका बीपी शूट अप कर रही हो। तो इसके लिए फिर आपका पंचकर्मा काम करेगा। पंचकर्मा में अगर आपका पित्त बढ़ा हुआ है तो वो विरेचन बहुत अच्छा काम करेगा। शिरोधारा इज वन ऑफ द बेस्ट पंचकर्मा फॉर द पित्त हाई बीपी ब्लड प्रेशर पेशेंट्स।
उसमें शिरोधारा से आपका जो कूलिंग इम्पैक्ट आता है, उससे आपका तो BP शिरोधारा क्या है मैम? शिरोधारा एक प्रोसीजर है पंचकर्मा का, ओके जिसमें आपके सर के ऊपर धीरे-धीरे ल्यूकवार्म ऑयल डिप करता है। ओके, लाइक वो कुछ मटका बॉल में सा, डाल के हाँ, वो राइट, टपकता है ना? हाँ, हाँ। ओके तो वो वाला प्रोसेस है, तो उससे आपके काफ़ी सारे बेनिफिशियल्स होते हैं। आपको नींद नहीं आती है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड है, बीपी इंक्रीज़ है, इन सब में आपका शिरोधारा बहुत अच्छा काम करता है। ओके। तो शिरोधारा की अगर पेशेंट लगातार सिटिंग्स लेता है, तो उसको बीपी में फ़ायदा होता है। लाइक नी रिप्लेसमेंट की मेरी क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह गई थी, तो मैं उस पर फिर से एक बार आती हूँ। जैसे नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर ने कह दिया कि नीज आपके पूरे घिस गए हैं, आपकी हड्डी रही ही नहीं, पूरे घिस गए हैं, तो ऐसे में क्या उसे रिकवर किया जा सकता है? बहुत मुश्किल है। मैं बड़ा क्लियर करता हूँ, हम्म। कोई ऐसा नहीं है कि कोई मैजिक है या कोई हम लोग कुछ नहीं, हमें क्लियर ही करना है सारी चीज व्यूअर्स को। एब्सोल्युटली। लाइकली आप जो बात कर रहे हैं ग्रेड 3 की बात कर रहे हैं। सो ग्रेड 3 में क्या होता है कि कार्टिलेज जो होती है हमारी वो ऑलमोस्ट या तो खत्म हो चुकी होती है, बहुत ही थिन लेयर बन चुकी होती है। कार्टिलेज एक ऐसी चीज है कि जो डेवलप होने में बनने में बहुत टाइम लेती है और डिक्रीज होने में भी बहुत टाइम लेती है। ये भी हो सकता था कि जब आपका नी पेन या कोई भी पेन आपका स्टार्ट हुआ था तो तब आप आगे डॉक्टर से मिलते। कार्टिलेज जो हमारा होता है, जो जॉइंट्स के बीच में कार्टिलेज होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है ऑयल की। ठीक है, तो अगर आपको समझ है या ध्यान आए कि पुराने के टाइम से लोग है ना अपनी बॉडी की ऑयलिंग करते थे नहाने से पहले। ऑयलिंग करके धूप में बैठते थे, उसके बाद नहाते थे। ये एक बहुत ही नेचुरल ट्रीटमेंट था अपनी बॉडी को ऑयल देने का। एक्चुअली मैंने अपने फादर को भी देखा है ऐसे करते हुए। जी, तो उसमें क्या होता था, ये ऑयल जाके जॉइंट में कार्टिलेज को बैलेंस करके रखता था। तभी आप देखें कि गांव के लोग है ना बहुत लंबे टाइम तक खेतों में भी काम करते थे बिना किसी दर्द के और बहुत लंबी जीवन जीते थे। हमारे में क्या है, ये ऑयलिंग प्रोसेस ही खत्म कर दिया। ठीक है, ये किसका फायदा हुआ मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि इससे हमारे जॉइंट्स के जितने भी कार्टिलेज थे वो धीरे धीरे कम होते चले गए। अब आप ये सोचें कि ग्रेड 3 में जहां पे डॉक्टर ने बिल्कुल सर्जरी बोल दी है, हमारे पास आते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आपका पेन कम हो जाएगा, ये हो सकता है आपका स्टिफनेस कम हो जाएगा, ये हो सकता है कि आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप सोचें कि आपके जॉइंट फिर से 25-30 साल के लोगों की तरह हो जाएंगे, वो मुश्किल है। क्योंकि ये थर्ड स्टेज पे जा चुके हैं। ओके, क्योंकि मतलब हमें सारी चीजें क्लियर करनी है कि किस स्टेज पे कितना ट्रीटमेंट पॉसिबल इनिशियली है। अगर अर्ली वे में आता है पेशेंट तो उसका फुली रिकवर हो जाता है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, उसमें हम पंचकर्मा भी कर सकते हैं, मेडिसिन के थ्रू भी उसको रिकवर कर सकते हैं। बट अगर आप बात करते हो थर्ड ग्रेड 3 की, जहाँ पे DKR पॉसिबली डॉक्टर्स ने एडवाइस कर दिया है, उसमें पूरा उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल है। एंड माइग्रेन कैसे ठीक करते हैं आप लोग? माइग्रेन की जो इश्यूज है आजकल सबको है, सबको मैं नहीं कहूंगी, नहीं मोस्ट ऑफ द पीपल को है। तो इसका मतलब इसके पीछे भी क्या कारण है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे व्यूवर्स जो है ना उस अपने जो लाइफ स्टाइल है उसमें भी कुछ चेंजेस ला के अपने प्रॉब्लम से रिलीफ पाए। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है माइग्रेन। और मतलब मैं तो सीधा सीधा अगर कॉमन लैंग्वेज में बात करूं तो इसका कोई माई बाप नहीं है। माइग्रेन किस चीज से ट्रिगर हो रहा है वो हर इंसान का अलग अलग होता है। तो माइग्रेन एक्चुअली क्या होता है कि सीधा रिलेटेड है इंडाइजेशन से। आपका डाइजेशन खराब होगा। मोस्टली माइग्रेन वालों में डाइजेशन खराब रहेगा। मोस्टली माइग्रेन वाले की डाइटरी जो है उसका खाने का तरीका वो खराब रहेगा। मोस्टली माइग्रेन वाले की लाइफस्टाइल खराब रहेगी। ये सारा हमने जब भी देखा कि कोई आता है हमारे पास में माइग्रेन कह के तो हम ये समझते हैं तो उसमें सारा ही खराब मिलेगा। अगर आप ये ठीक कर लीजिए तो हो सकता है कि बहुत ही कॉमन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी काम कर जाए। और अगर ये आप नहीं ठीक करेंगे तो माइग्रेन ठीक नहीं होगा। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि माइग्रेन की कोई मेडिसिन है, हाँ आपको ऑन स्पॉट माइग्रेन हुआ तो आप कोई भी पेन किलर लेके सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मुझे माइग्रेन हमेशा के लिए ठीक करना है तो सबसे पहले लाइफस्टाइल ठीक करनी पड़ेगी, उसके बाद डाइट ठीक करनी पड़ेगी और फिर कुछ आयुर्वेदिक आपका ट्रीटमेंट चलेगा। तब आप समझ सकते हैं कि माइग्रेन ठीक है। लेकिन अक्सर क्या होता है, हमारे पास लोग आते हैं, माइग्रेन का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उन्हें आराम मिलता है तो फिर वही अपना लाइफस्टाइल डाइट खराब कर लेते हैं, फिर आते हैं 6 महीने बाद कि हमारा फिर से खराब हो गया। तो ये चीज इसमें ध्यान देने वाली बात है। ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो लाइफस्टाइल अपनी ठीक करनी ही तो पड़ेगी। बेसिकली अभी तक मैंने जितना ऑब्जर्व करा है सब कुछ प्रॉब्लम जो हमारे डाइट एंड लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग ही रिफ्लेक्ट करती है। अगर आपका लाइफस्टाइल एंड डाइट प्रॉपर है तो सारी सब चीजें कुछ ठीक है। जैसा खाएंगे हम
वैसा रहेगा मैम। ओके। एंड सर एक लाइक किडनी की जो इश्यूज होती है, किडनी प्रॉब्लम होता है, तो मैंने काफी ऐसी वीडियोस देखी है कि आयुर्वेदा में जब डॉक्टर ने डायलिसिस तक के लिए कह दिया कि आपको डायलिसिस ही लास्ट ऑप्शन है, चाहे क्रिएटिनाइन कितना भी बड़ा हो, तो आप बिना डायलिसिस के आयुर्वेदा के थ्रू इसको सही कर सकते हो, तो ये कितना मिथ है फैक्ट है? देखिए क्या है कि ये मिथ है, और मैं इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट और एक होता है नॉन इमरजेंसी ट्रीटमेंट। हम्म। हमारा एलोपैथी इतना इवॉल्व हो चुका है कि वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट को कहीं भी हैंडल कर सकता है। आप किडनी की बात कर रहे हैं, आप डायलिसिस की बात कर रहे हैं, आप ब्रेन स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, आप किसी भी ऐसी कोई कंडीशन की बात कर रहे हैं जहाँ पे ऑन स्पॉट की रिक्वायरमेंट है, डेफिनेटली यू शुड रश टू अ बिग ब्रेन हॉस्पिटल इन एलोपैथी, गेट द ट्रीटमेंट। पोस्ट रिकवरी में हम लोग आते हैं ताकि ये दोबारा ना हो। तो इसमें डायलिसिस का कोई भी रिकवरी इसके, सॉरी किडनी का कोई भी रिकवरी देखिए, आप नहीं है साथ में इससे? आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हो उसके साथ, एलोपैथी के साथ, बट आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस डायलिसिस है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग क्लिनिक खोल के बैठे हैं, या बहुत सारी ऐसी वीडियोस आती है जिसमें मतलब कहते हैं कि हम लोग आपको काढ़ा प्रोवाइड करेंगे या गर्म पानी में रख के ट्रीटमेंट करेंगे, बहुत सारी मैम, चीजें हैं। हमारा जो सेंटर है उधर हमारे पास डायलिसिस वाले भी पेशेंट आते हैं, ओके। हम उनको भी हेल्प आउट करते हैं, बट उसमें ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ उनको कह देते कि आप डायलिसिस मत करो, आप सिर्फ हमारी मेडिसिन लो। उसकी किडनी कितने टाइम के बाद खराब हुई, आप ये सोचो। आज तो खराब नहीं हुई है, उसको साल 2 साल 3 साल लगे हैं तब वो डायलिसिस पे आया है। बिल्कुल। उससे पहले तो वो भी सीकेडी स्टेज 1 पे होगा, 2 पे होगा, स्टेज 5 तक आते आते भी उसे 2 या 3 साल लगे हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि आप वो सारी चीजें छोड़ दो और एकदम आपको हम बैकफुट कर देंगे, अब कैसे चले जाओगे बैकफुट? बिल्कुल, और आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि लोग इतनी ज्यादा मतलब लोगों को आज के डेट में आयुर्वेदा के नाम पे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बेवकूफ बना रहे हैं। मतलब दिल्ली में भी कई ऐसी क्लिनिक्स हैं जो लोगों को दूसरे सिटीज से मतलब फोन पे कनेक्ट करते हैं एंड बात करते हैं कि आप 10,000 15,000 का डिपॉजिट कर दो और आपको 1 महीने की मेडिसिन जाएगी जिससे आपका क्रिएटिनाइन कंट्रोल होगा, आपको डायलिसिस की नीड नहीं पड़ेगी। इस तरीके की चीजें। डायलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग योर ब्लड, एग्जैक्टली। और जो आपका किडनी का प्रेशर कम करता है, आपकी किडनी जो बची हुई है उसको आप लोग बचाने उसको का। बचाने का जो काम है वो डायलिसिस का काम है। अब डायलिसिस पेशेंट की हफ्ते में 1 दिन भी होती है, 2 दिन भी होती है, 3 दिन भी होती है, राइट। मैक्सिमम आपके 3 डेज भी होती है। अब आप 3 दिन की वो जो जिस पेशेंट की डायलिसिस पे वो है, वो पेशेंट साल भर डायलिसिस पे रहते हैं जब तक उनकी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होती, क्योंकि किडनी बची ही डायलिसिस की वजह से हुई है। अब आप उसको कह रहे हो कि आप डायलिसिस एकदम छोड़ दो और हम आपको ट्रीट करेंगे, आपकी मेडिसिन ही उसके ऊपर एक्ट करने में 21 to 28 डेज लेगी ही लेगी। सिचुएशन उनकी और उसके खराब तब होगी। तक क्रिएटिनाइन तो आपका डेली बेसिस पे बढ़ता है। बिल्कुल। किडनी वाले पेशेंट को तो आप क्रिएटिनाइन डेली बेसिस पे चेक करवाते हो, बिफोर डायलिसिस आपको चेक करवाना, आफ्टर डायलिसिस आपको चेक करवाना है। क्रिएटिनाइन शुड बी बिलो 1। आप कैसे उस चीज को ट्रीट कर लोगे? नहीं, कई बार लोगों का 10 से भी ज्यादा हो जाता है, 12 पॉइंट Obviously, पहुंच तो जाता उसमें है। आपको डायलिसिस, इमीडिएट डायलिसिस करनी है ना। हाँ। अगर आपका क्रिएटिनाइन आपका अबव 5 हो गया तो आप अगर उसका डायलिसिस नहीं कर रहे, उसकी तो किडनी बिल्कुल डैमेज हो जाएगी। बिल्कुल। जो थोड़ी बहुत भी बची कई लोग कह रहे हैं कि कहते हैं कि थेरेपीज लो, थेरेपीज से ठीक हो जाएगा। थेरेपीज हम देते हैं, हम ऐसे नहीं कहते कि हम थेरेपीज नहीं देते, बट हम थेरेपीज किसकी देते हैं? आपके पैरों में स्वेलिंग आई हुई है, पीटल एडिमा हुआ है, आपकी स्वेलिंग नहीं जा रही आफ्टर इवन द डायलिसिस आल्सो। मेरे पास अफगानी पेशेंट आई थी, उसका किडनी में प्रॉब्लम थी, उसकी डायलिसिस चल रही थी, बट स्टिल शी इज हैविंग अ स्वेलिंग, इतना मोटा उसका लेग्स था, उसका पिटिंग एडिमा था, वो स्वेलिंग नहीं जा रही थी। उसके लिए हमने बालू का स्वेद करा, हफ्ता 10 दिन हमने बालू का स्वेद करा, उसकी स्वेलिंग रिमूव हो गई। वो इवन डायलिसिस भी करवा रही थी, इंजेक्शन डाइटोर भी ले रही थी, जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट ऑलमोस्ट एडवाइस करते हैं। उसके बाद भी उसकी स्वेलिंग में रिलीव आउट नहीं हो रहा, तो उसके पैर उतने की उतनी सूजे हुए थे। तो उसमें बालू का स्वेद ने बहुत अच्छा काम किया था। बालू का स्वेद ने उसका पूरी स्वेलिंग उसकी रिमूव आउट कर दी थी, तो उसको पेन रिमूव हो गया था उसका। इस सब में डायलिसिस में पेशेंट को आराम मिलता है पंचकर्मा के थ्रू। बट अगर आप ये कहते हो कि बिल्कुल डायलिसिस छोड़ दो, वो पॉसिबल नहीं है। लाइक आप डायलिसिस कंटिन्यू करो, डायलिसिस मस्ट है। डायलिसिस कंटिन्यू करो, साथ में हमारी थेरेपीज लो, तो आपको धीरे धीरे रिलीफ होने लग जाएगा।
बट किसी भी लाइक पेशेंट को अगर डायरेक्टली किसी को 3 वीक में 3 डेज डायलिसिस हो रही है तो वो 2 डेज पे आ सकती है मैम इट therapy विल लेके। टेक टाइम बिकॉज द रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ द किडनी इज वेरी स्लो। आप किडनी का एकदम प्रोसेस रिवर्स नहीं कर सकते और हैं। आयुर्वेदा जिस हिसाब से टाइम लेता है, डायलिसिस पेशेंट के पास उतना टाइम नहीं होता है कि वो टाइम दे, इसलिए उसे इंस्टेंट हाँ, उसको डायलिसिस स्टार्ट डायलिसिस तो करना। करनी ही पड़ेगी ना। लेकिन मैं सच कहूँ तो बहुत सारे आयुर्वेदा डॉक्टर ने इस चीज को, मुझे नहीं लगता वो लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड होंगे या आप लोगों की तरह नॉलेजेबल होंगे, लेकिन वो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, पेशेंट को मिसगाइड कर रहे हैं, अपने थोड़ी सी अर्निंग के चलते लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं और लोग इन चक्करों में पड़ रहे हैं कि मैं डायलिसिस से बच जाऊंगा। मैं आपको इसमें एक चीज ऐड ऑन कर देता हूँ। बिल्कुल, कोई डॉक्टर क्लेम नहीं कर सकता। आप बैकग्राउंड चेक करा लीजिएगा, वो डॉक्टर मिलेगा ही नहीं। वो क्लेम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी आइडेंटिटी फेक हो सकती है मे बी। बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जो डॉक्टर एक पढ़ाई के साथ में आया है उसको अपनी कैपेसिटी, लिमिटेशंस, हर पैथी की अपनी लिमिटेशन होती है, उनको पता है कि क्या पॉसिबल है, क्या एब्सोल्युटली। तो वो फेक क्लेम करके जाएगा कहाँ? ये तो उन लोगों का है जो आयुर्वेदा को एज अ बिजनेस देख रहे हैं, बिल्कुल जिनका बिल्कुल। टारगेट है कि मुझे इतना पैसा कमाना है। उनको क्या फर्क पड़ता है कौन जिंदा है कौन मर गया, उससे बिल्कुल। कोई लेना देना नहीं। आपको मिसगाइड कर दिए, आपको उससे ठीक होने के लिए आप मुझे पैसे पे पैसे दे रहे हो, एंड आपके साथ जो हो रहा है वो आपकी प्रॉब्लम है। मैम कोई पैथी बुरी नहीं होती है। एवरी पैथी हैज इट्स प्रोस एंड कॉन्स। हर सिक्के के दो पहलू है। बिल्कुल बिल्कुल। आप कैसे एनालाइज कर रहे हो कि आप कैसे किससे analyze, ट्रीटमेंट करवा obviously। रहे हो? लाइक ना, अगर जैसे आपने पीडियाट्रिशियन की बात करी थी, तो ऐसे भी कई डॉक्टर्स हैं कि जो डॉक्टर्स नहीं है, वो डॉक्टर्स के अंदर मतलब काम करके वो सीख गए कि किन किन बीमारियों में क्या क्या ट्रीटमेंट है, क्या क्या देना है, तो वो अपना एक क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं एंड वो मैम सब पैथी में है, चाहे वो आप एलोपैथी कर लो चाहे आप आयुर्वेदा कर लो। तो व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट है, यू मस्ट चेक द डिग्री ऑफ द डॉक्टर। बिल्कुल, तो वो हमारे पर डिपेंड करता है कि हम किसके पास जाके ट्रीटमेंट ले रहे हैं, राइट? और सबसे बड़ी बात क्या है कि आयुर्वेदा हिंदी में लिखा है तो सबकी समझ में आ जाता है। तो कोई थोड़ा बहुत है ना, एक दो चीजें पढ़ के या सुन के तो उसको लगता है कि मैं सारा आयुर्वेद समझ गया। वो यही नहीं पता पाएगा कि भैया वापस प्रकृति का इंसान है, पित्तज है, कफज है, तो इसको क्या सूट करेगा क्या नहीं करेगा। आप बॉडी टाइप ही नहीं बता पाओगे तो आप ट्रीटमेंट कैसे दोगे? Absolutely। एंड नेत्र तर्पण, मैंने सुना है कि इसमें एक नेत्र तर्पण करके चीज होती है, ये क्या होती है? पंचकर्मा का एक प्रोसेस होता है नेत्र तर्पण, जो हम आंखों के लिए करते हैं। तो जैसे हमारे आंखों के अंदर ड्राइनेस आ जाती है, विजन करेक्शन होना होता है, या ग्लूकोमा है, तो बहुत सारी जो आंखों के जो डिसऑर्डर है उसके लिए हम नेत्र तर्पण करते हैं। आजकल हम सब जानते हैं कि जैसे हमारा कई लोग लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे बहुत काम करते हैं, मोबाइल बहुत काम करते हैं, तो जिसका जितना स्क्रीन टाइम ज्यादा हो जाता है उसकी वजह से आंखों पर इम्पैक्ट आने लग जाता है। और ये इम्पैक्ट क्या होता है कि धीरे धीरे आंखों में ड्राइनेस होना, ब्लड विजन होना, ये ड्राइनेस मैं भी कई बार फील करती हूँ अपनी आंखों में। मैं कहती भी हूँ कि मेरी आंखें सूखी सूखी सी लग रही है कि पानी खत्म हो रहा है आंखों में। जी हाँ, तो यही है सेम। तो वो सारे जो सिम्टम्स हैं उसके लिए हम नेत्र तर्पण चिकित्सा करते हैं। तो ये कितने दिन के ड्यूरेशन के गैप में होता है? डेली बेसिस पे होता है। हफ्ते में डेली, एक हफ्ते के लिए आप डेली बेसिस पे आओगे। 40 मिनट्स का प्रोसेस होता है। तो 40 मिनट्स का प्रोसेस आप डेली बेसिस पे करवाओ फॉर 7 डेज। उसमें आपका नेक्स्ट रिपीटेशन नेक्स्ट मंथ। ओके, मतलब 1 मंथ से 7 डेज आपको कंटिन्यू इसमें करना जी, है। ओके। तो आयुर्वेदा में तो मुझे सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। एंड वेट लॉस, आजकल वेट गेन की भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसमें वेट लॉस किया जा सकता है? हाँ, वेट लॉस बिल्कुल डेफिनेटली होता है हमारे यहाँ पे। उसके लिए भी सिमिलर प्रोसेस है। आपको पहले कि पेशेंट को थायराइड तो नहीं है, उसकी हिस्ट्री क्या है, पीसीओडी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है उसका इंडाइजेशन हो रहा हो। तो पहले तो हम इन सारे फैक्टर्स को रूल आउट करते हैं कि इस वजह से उसका वेट इंक्रीज हो रहा है। तो उसके बाद फिर हम उसका उसके अकॉर्डिंग, कैसे अगर पीसीओडी का पेशेंट है तो हम उसका पहले पीसीओडी रेक्टिफाई करेंगे। पीसीओडी उसका रेक्टिफाई हो गया तो उसका वेट लॉस ऑटोमेटिकली अपने आप होने लग जाए। सिमिलरली विद द थायराइड पेशेंट, अगर उसका थायराइड इंक्रीज है तो वही थायराइड आपको नॉर्मल लेके आना है उसका। उसके बाद उसका वेट लॉस होने लग जाएगा। इवन आफ्टर कि पीसीओडी भी नहीं है, थायराइड भी नहीं है, और भी कोई मल्टीपल डिसऑर्डर नहीं, बट स्टिल उसके पास वेट गेन हो रहा है। तो अब उसमें हम क्या करें? उसके लिए हम फिर उसका डिटॉक्स प्रोसेस करते हैं, पंचकर्मा करते हैं उसका। तो पंचकर्मा से उसकी सारी चीजें पूरी क्लीन अप करते हैं, इंटेस्टाइन उसका पूरा क्लीन करते हैं। उसका गट अगर क्लीन हो गया
डाइजेशन ठीक हो गया तो आपकी सारी चीजें ठीक हो गई, आपका पेट रिड्यूस हो आप गया। पीसीओडी के बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताएं डिटेल में। देखिए आजकल पीसीओडी 90% फीमेल्स में मोस्टली में पीसीओडी आजकल कॉमन फैक्टर्स आ गया है। तो पीसीओडी मोस्टली आपका लाइफस्टाइल की वजह से है, जंक फूड्स की वजह से पीसीओडी हो रहा है। मोस्टली अगर मैं देखूं तो ये 16 ईयर्स से लेके 25 ईयर्स ऑफ एज वाली गर्ल्स में ज्यादा हो रहा है एज कम्पेयर। होता तो सब में ही है बट उनमें अर्ली मेनार्की भी हो रहा है उनमें जल्दी। तो उसके लिए हम यही कहेंगे सारे व्यूवर्स को कि अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखो और Diet जंक फूड्स अच्छा रखो। अवॉइड करो। जंक फूड्स तो मैं अगर कहूँ तो मैं आजकल मदर्स को देख रही हूँ 1 ईयर के बच्चे को पिज्जा खिला रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो मैं एकदम शॉक में थी कि ये क्या कर रहे हैं पेरेंट्स। एक्चुअली मुझे भी जंक फूड्स काफी पसंद हुआ करते थे, लेकिन मेरी एक डॉटर है, मुझे लगा कि मैं अगर खाऊंगी तो वो भी खाएगी, इसलिए मैंने टोटली अवॉइड कर दिया है। तो पेरेंट्स को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आप खुद क्या फीड कर रहे हैं, बच्चों को क्या खिला रहे हो। आपको जो दिखेगा सो आप अडॉप्ट करेंगे। बिल्कुल। आज की डेट में मार्केटिंग प्रमोशन का इतना इम्पैक्ट है कि हम लोग जो देख रहे हैं वो हम लोग खरीद रहे हैं और वो खिला रहे हैं। आपने स्वर्ण प्राशन के बारे में सुना है? ओके, सो हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक संस्कार है स्वर्ण प्राशन संस्कार। और ये क्या होता है कि बच्चों की इम्यूनिटी पे काम करता है। ये बच्चे के जन्म से लेकर 16 साल तक की उम्र के लिए हर महीने एक पुष्यानुक नक्षत्र आता है, जिसमें कि हमारा एक स्वर्ण प्राशन होता है, एक प्रिपरेशन होती है गोल्ड की प्रिपरेशन, और वो हम जैसे पोलियो ड्रॉप होता है वैसा पिलाते हैं श्लोकों के साथ में। और इसका इतना मिरेकल रिजल्ट है कि अगर कोई ये कहता है कि मेरे बच्चे की इम्यूनिटी कमजोर है, आप एक बार स्वर्ण प्राशन करा के देखिए। उसके बाद देखिए जितना रिकरेंट आपका फीवर कफ कोल्ड बच्चे को रहता है, टॉन्सिलाइटिस रहता है, सब खत्म हो जाएगा 2-4 महीने में करा के देखिए। और ये सिर्फ महीने में एक दिन करना होता है। और किस एज के बच्चे से? 16 साल तक के बच्चे को, 0 से 16 साल तक के बच्चे, मतलब न्यूबॉर्न बेबीज से स्टार्ट हो जाता है स्वर्ण प्राशन। पर क्या आपने सुना था? क्योंकि इसका प्रमोशन नहीं हुआ। बिल्कुल भी नहीं। इसका प्रमोशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर इतनी छोटी सी चीज से इतनी बीमारी का इलाज हो रहा है तो मार्केटिंग कहाँ से होगी? एब्सोल्युटली। तो इसमें बिजनेस कहाँ हुआ? इट्स ऑल अबाउट ट्रीटमेंट। लेकिन वो हम कितना भी कोशिश कर ले, मेरी आवाज कहाँ तक जाएगी? बिल्कुल। ठीक है, जितनी बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज है वो चाहती नहीं। वो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज आपको जो है फूड सप्लीमेंट के नाम पे कुछ भी देने को चालू हो जाते हैं। लाइक अगर जिम में भी लोग जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि अगर हम रियल चीजों की बात करें तो रियल चीजें आगे डेवलप ही नहीं हो पा रही क्योंकि उनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। और लोग उतना ज्यादा कनेक्ट भी नहीं हो पाते हैं। तो जैसे कि हम एलोपैथी की बात करें या पीडियाट्रिशियन की बात करें, मेरी जैसे बेटी हुई तो हमें हॉस्पिटल से ये बुक दिया गया, सारे बच्चों के लिए दिया जाता है कि इस एज में ये वैक्सीनेशन है, इस एज में ये वैक्सीन है। तो आयुर्वेदा में आप बता रहे हो, जो आपने क्या नाम बताया? स्वर्ण प्रशासन। स्वर्ण प्रशासन। तो स्वर्ण प्रशासन ठीक वैसे ही वर्क करता है। स्वर्ण प्राशन जो संस्कार है, अगर आप पुराने टाइम में देखिए जहाँ पे वैक्सीनेशन होती ही नहीं थी, राइट। पर बच्चे तो तब भी थे, एनवायरमेंट वही था, बीमारियां वही थी। ठीक है, तो बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप करने का सबसे बड़ा तरीका था। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इम्यूनाइजेशन नहीं कराइए, डेफिनेटली कराइए, आज के पैरामीटर्स है बिल्कुल कराइए, लेकिन साथ में स्वर्ण प्राशन भी कराइए ताकि बच्चे की नेचुरल इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। ठीक है, पुराने टाइम में पहले कर्ण छेदन संस्कार होता था, कान छेदते थे। ठीक है, ये इम्यूनिटी बढ़ाने का तरीका था। लेकिन ये चीजें इसलिए डेवलप नहीं हो पा रही है क्योंकि इन चीजों में कुछ पैसा नहीं है। अभी अमेरिका में स्वर्ण प्राशन डेवलप हो जाए, फैशन आ जाए यूएस में, तुरंत इंडिया में अडॉप्ट होगा। एग्जैक्टली। मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि आजकल के यहाँ जो डॉक्टर्स है या जो लाइफ स्टाइल है या जितने भी आते हैं, इंडिया वर्सेस अमेरिका पे आते हैं कि इंडिया में लोग ऐसे कर रहे हैं, अमेरिका में लोग ऐसे कर रहे हैं। अमेरिका वाले तो बच्चों को मालिश नहीं करते, डॉक्टर्स कह रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स, अमेरिका वाले बच्चों को मालिश नहीं करते। मालिश करना बच्चों को जरूरी ही नहीं है। जबकि मैंने शुरू से देखा है कि हमारे जो दादी नानी जो थे, सब बच्चों को मालिश करते थे 4 टाइम्स अपने अकॉर्डिंग। लेकिन आज के टाइम में क्योंकि अमेरिका में मालिश, उनका ये है कि अमेरिका में मालिश नहीं होता इसलिए वो सही है। अब तो अमेरिका भी अडॉप्ट कर रहे हैं। नहीं तो वो तो अपने क्लाइमेट के हिसाब से काम कर रहे हैं, बच्चों को स्किन को मॉइस्चराइजर रख ही रहे हैं, तो हम क्यों उनकी चीजों को अडॉप्ट करें? राइट। मैडम, स्लेवरी मेंटेलिटी है ना, गुलाम मानसिकता, हम लोग गुलाम है ना। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आज के डेट में अगर मैं लैंग्वेज की भी बात करूं, चाइना कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज अडॉप्ट नहीं किया, आपको चाइनीज आनी ही चाहिए।
लेकिन अगर इंडिया में अगर किसी को इंग्लिश बोलने आ रहा है, दैट मीन्स वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत ही मतलब नॉलेजेबल बंदा है, बहुत पढ़ा लिखा है। लेकिन अगर हिंदी कोई बोल रहा है, भले ही वो कितना भी उसको जानकारी किसी चीज के बारे में, लोग उससे लगता है कि ये तो बेकार बंदा है, मतलब ये अनएजुकेटेड है। एजुकेटेड मीन्स इंग्लिश आना चाहिए। उसी तरीके से आपने जैसे कहा, इन सारी चीजों को भी लोग वैसे ही ले रहे हैं। अगर हमारा आयुर्वेद इंग्लिश में लिखा होता तो उसकी वैल्यू तो होती। बिल्कुल, और शायद अमेरिका भी उसे अडॉप्ट कर लेता, क्योंकि हिंदी या संस्कृत, शायद आयुर्वेदा संस्कृत में लिखा हुआ है, तो संस्कृत समझना तो अमेरिका के लोगों की बस की बात तो है नहीं जो अडॉप्ट करेंगे। लेकिन बीच में मैंने सुना था कि उन वो लोग मतलब आयुर्वेदा का फॉर्मूला यहाँ के किसी बड़े डॉक्टर से, किसी जानकार से मांग रहे रिसर्च थे। हो रही है, जैसे आप टर्मरिक की ही ले लो। हम्म, अमेरिका ने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि टर्मरिक बहुत अच्छा है, हर चीज में काम करता है। सिमिलरली अश्वगंधा, बिल्कुल। अश्वगंधा भी सब लोगों ने एक्सेप्ट कर ही लिया है कि अश्वगंधा एक सबसे नेचुरल फॉर्म है इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए, एनर्जी बूस्टर है। तो ऐसा नहीं है, अब लोगों को ट्रेंड आता जा रहा है कि आयुर्वेदा हमें अडॉप्ट करना है। थैंक्स टू मोदी जी कि उन्होंने योगा को एक पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई। और योगा एक ऐसी चीज है, जहाँ तक मैं भी फील करती हूँ, वो बहुत सारी बीमारियों से निपटने के लिए बहुत ही कारगर है। क्योंकि मैं एक बार टीवी में एक शो देख रही थी, उसमें 100 प्लस की एक आंटी आई थी, माता जी आई थी, उनके फैमिली के 2-3 जनरेशन के लोग आए थे। उनका एक ही कहना था, हम आज तक कोई भी डॉक्टर के पास कभी गए नहीं, क्योंकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल वैसे है ही नहीं कि हमें कोई प्रॉब्लम हो। बट हम अपनी लाइफ स्टाइल में क्या करते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें अपनी बेसिकली लाइफस्टाइल और डाइट, ये दो चीज अगर हम बचपन से ही अपने ठीक करके चलते हैं तो आपको नेचुरल वे है कि आपको डिजीज उतनी ही आपकी बॉडी में कम है। लाइक अगर मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल दूं, तो मैं अपनी बेटी को लेके अभी से अलर्ट हो गई हूँ। मुझे उसे जंक फूड्स नहीं देने हैं, उसे कैसे भी करके फ्रूट्स का इंटेक ज्यादा देना है, दाल देना, मतलब जो भी नेचुरल चीज है वो देनी है। पैकेट वाले फूड, चिप्स, पैकेट वाले फूड से मुझे एक क्वेश्चन और याद आ रहा है कि मार्केट में जो आटा अवेलेबल है वो ज्यादा सही है, या चक्की से हम जो मल्टीग्रेन लेते हैं या नॉर्मल व्हीट का भी लेते हैं वो ज्यादा सही है? आप बताएं। अकॉर्डिंग टू मी, आप चक्की से जाके लो, वो ज्यादा सही है। क्योंकि पैकेट फूड में वो क्या मिला रहे हैं कोई नहीं जानता। हम जितना प्रकृति के नजदीक रहेंगे ना, उतना ये बॉडी ही प्रकृति है। तो जितना हम लोग, एक है ना, एक टर्म होती है संस्कृत में, समवाय संबंध, यानी कि जो चीज मैं हूँ वही चीज मैं खा रहा हूँ, तो मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा। मतलब अपनी प्रकृति की, अपने नेचर के अगेंस्ट अगर मैं कुछ नहीं खाऊंगा तो सारी चीजें सही रहेगी। आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि यूरोप में कल्चर है अल्कोहल लेने का, ठीक है, नॉर्मली वहाँ बहुत ज्यादा अल्कोहल चलता है। इंडिया में कल्चर था ही नहीं अल्कोहल का, वो अडॉप्ट हुआ। आज की डेट में अल्कोहल से यूरोप वाले ज्यादा बीमार हैं इंडियन, सबके लीवर गए हुए, सबके किडनी गए हुए, ठीक है। क्या डिफरेंस आया? इंसान तो वो भी थे, इंसान हम भी हैं, अल्कोहल वो भी ले रहे हैं, अल्कोहल हम भी ले रहे हैं। उनका क्लाइमेट अलाउ करता था बॉडी को गर्म रखना है, तो वो अल्कोहल ले रहे थे। तो वो उनकी साइंस थी, वो उनकी नेचर थी। हमने उसको फैशन समझा, एग्जैक्टली, हमने पीना चालू कर दिया और हम बीमार पड़ रहे हैं। हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वैसे हमारा इंडिया आधे टाइम तो गर्म रहता है, हमारी क्लाइमेट इसकी परमिशन ही नहीं देती जी। बहुत सारी चीजें हैं। मेरे को ध्यान है, जब मैं छोटा था, बच्चा था, तो एक कोलगेट का एडवर्टीजमेंट आता था, जो कोलगेट ये कहता था कि ये कोयला छोड़ो और मंजन करो, कोलगेट का मंजन आता था। आज की डेट में कोलगेट ही चारकोल का टूथपेस्ट बना रहा है। तो ये तो कोलगेट ही तय कर लिया कि पहले गलत है, अब गलत है। ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों ने एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हटाने की कोशिश करी कि यार बेशक अच्छी चीज है, पर इसको हटाओ क्योंकि इसमें बिजनेस सेंस नहीं है। और आज की डेट में जब वो बिल्कुल अति हो गया है, तो नहीं यार अब जरूरत पड़ गई है तो इसको बनाओ। वापस से हम लोग आयुर्वेदा की तरफ जा रहे हैं। एक मिल्क को लेके भी काफी बहस चलती है हमारे इंडिया में, बफेलो मिल्क एंड काउ मिल्क को लेके, कि बफेलो मिल्क नहीं पीना चाहिए, काउ मिल्क में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, तो हमें कौन सा प्रेफर करना चाहिए? काउ मिल्क हल्का होता है, काउ मिल्क आपका डाइजेशन में हेल्प आउट करता है, इजीली डाइजेस्टेबल है, तो रिकमेंडली काउ मिल्क ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर आप बफेलो मिल्क अगर लेते हैं तो। एक आज A2 मिल्क पे आजकल बहुत ज्यादा ये चीजें हो रही है कि A2 मिल्क है क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या कुछ है, क्योंकि गवर्नमेंट शायद इसके लिए मना कर रही है। A2 मिल्क क्या है कि अभी A2 मिल्क आया है, कल को B2 आएगा, परसों C2 आएगा। सदियों से आप क्या पीते आ रहे हो? नॉर्मल गाय का दूध, नॉर्मल गाय का दूध, ठीक है।
अभी आप एक चीज समझो कि आप बॉडी को, हम लोग है ना नई नई चीजों के लिए बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। नई चीजें आई हैं, नई चीजें आई हैं, उन्हें अडॉप्ट कर रहे हैं, और नई चीजें 2 दिन नहीं चल रही। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, नई चीजें ही चाइनीज प्रोडक्ट बन रही हैं। ठीक है, वो स्टार्ट हुई, खत्म हुई, क्योंकि उसके पीछे सिर्फ एक बिजनेस सेंस था। वो आपका कंप्लीट हुआ प्रोजेक्ट और खत्म। ठीक है, A2 आपको इतना अच्छा लग रहा है, तो गाय के दूध को क्या प्रॉब्लम है? जो गाय का दूध हम सदियों से पीते आ रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल तरीके से, कंप्लीट नेचुरल, और वो हमारी बॉडी को बढ़िया कर रहा है। तो ऐसा आपको बॉडी से एक्सपेक्टेशन क्या है? आप एक बात बताइए कि जब हम 60-70s की बात करते थे तो वहां पे कितने हार्ट अटैक्स होते थे, कार्डियक अरेस्ट होते थे, बहुत ही मुश्किल से किसी का सुनने में आता था। और आज की डेट में आप देखिए, मतलब यंग पीपल जो 30s के एज में उनको भी हार्ट अटैक आ जा रहा है। अब आप इतने नए नए प्रोडक्ट अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसका बॉडी भी तो रिएक्ट कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो हम लोग नेचुरल क्यों नहीं रहना चाहते? हम लोग, जरूरी है कि नया प्रोडक्ट है तो अच्छा ही होगा। पहले की लोगों की लाइफ भी काफी लॉन्ग होती थी, 80 इयर्स तक तो एवरेज थी। मेरे नाना जी खुद 100 प्लस थे जी। तो उन लोगों को जो खाना पीना था बिल्कुल ही नेचुरल था। आजकल आप कहीं भी जाओ, जंक फूड्स के ठेले लगे हैं, लोग डेली बेसिस पे खा ले रहे हैं, लेकिन इंस्टेंट उसके प्रॉब्लम्स में भी ना दिखे कभी, लेकिन वो लाइफ टाइम के लिए, बहुत लाइफ लॉन्ग के लिए बहुत प्रॉब्लम्स। एक्सरसाइज पहले के लोग कितना पैदल चलते थे, सारा काम पैदल करके करते थे। आजकल तो लोग जिम में जाके साइकिलिंग कर रहे हैं। हाँ, और साथ में बच्चे आजकल बाहर खेलने ही नहीं जाते हैं, टीवी में लगे रहते हैं, टीवी देखना है, जंक्स खाने हैं। पहले के लोग ये जंक्स तो होते ही नहीं थे, नेचुरल लेते थे, सारा काम घर पे झाड़ू पोछा सब खुद ही करते थे, और पैदल भी खुद ही जाते थे। जब आपकी बॉडी सारा मेटाबॉलिज्म खुद ही कर रही थी तो उनकी लाइफ स्पैन इंक्रीज हो रहा था। पर जब अब आपने सारी चीजें तो अपनी रेस्ट पोजीशन पे कर दी है, अब जब आपकी सारी पोजीशन रेस्ट हो गई है तो आप करोगे क्या काम? इवन जैसे आपने बच्चे का कहा, तो बच्चे भी आज के डेट में पहले की तरह एक्टिव नहीं है, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे जो फिजिकल एक्टिविटीज हम लोग करते थे आज के बच्चों के लिए नहीं है, वो गैजेट्स के साथ खेलते हैं। और पेरेंट्स भी बच्चों के साथ खेलना प्रेफर नहीं करते क्योंकि उन्हें दूसरे गैजेट्स में मजा आ रहा है। अब जैसे कि आजकल लोगों को बताया जाता है कि घी नहीं खाना, बहुत लोगों को समझाया जाता है घी नहीं खाना, और घी इज द बेस्ट फैट कटर। लोगों को लगता है कि घी से फैट होता है, घी से फैट बढ़ेगा। आप कभी भी आप घी के बारे में बात करेंगे, घी तो उल्टा फैट को खत्म करता है, आपके लिपिड को ठीक करेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल को ठीक करेगा, हार्ट को ठीक करेगा। लेकिन क्या है कि लोगों को सिखाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है। ये सारे जो मिथ हैं वो आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलिए। लेकिन कहीं ना कहीं दही को बताएंगे कि दही नहीं खाना चाहिए, ये मिथ है या फैक्ट है? नहीं, दही खानी चाहिए, ऐसा किसी ने वो नहीं है, पर दही का ये है कि आप ताजी जमी हुई दही लो, बाहर का प्रोडक्ट मत लो कि आप बाहर से दही लेके आए हो या कोल्ड फ्रिज में रख दिए हो, फ्रिज वाली दही खा रहे हो। आप ताजी सुबह दही जमाओ, दोपहर को खाओ, रात को दही नहीं खानी चाहिए। जितने भी प्रॉब्लम्स है सब पे बात कर ली, लेकिन इन सब ट्रीटमेंट्स में जो भी खर्चा आता है, तो क्या इंश्योरेंस इन सारी चीजों को कवर करती है? हाँ जी, बिल्कुल। इंश्योरेंस आज की डेट में आपको पूरा सपोर्ट करती है। आप अपना, आपका कोई भी मेडिक्लेम है, आप हॉस्पिटल में लेके जाइए, जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में इंश्योरेंस पैनल पे है, उन पे आप लेके जाइए, आपको पूरी आईपीडी सर्विस मिलेगी। आप अपना पूरा पंचकर्मा वहाँ हॉस्पिटल में रुक के अपना पंचकर्मा कैशलेस करवा सकते तो ये एडमिट होके करवाना होगा? हाँ, एडमिट होके आपको पूरा पंचकर्मा अपना एडमिट होके करवाना होगा, और कैशलेस, आपको फुल कैशलेस सपोर्ट आपके इंश्योरेंस कंपनी से मिलता है। तो आयुर्वेदा में भी चलिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट्स मिल रहा है, ये काफी अच्छी बात है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है पेशेंट्स को, इवन क्योंकि कई पेशेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते थे तो इसलिए वो नहीं आना चाहते थे कि आप आयुर्वेदा की तरफ मूव करें। तो अब आयुर्वेदा में कैशलेस मिल रहा है तो पेशेंट्स को बहुत बेनिफिट हो गया कि सारी सर्विस उनको कैशलेस के थ्रू मिल रही है, प्रॉपर उनका पंचकर्मा हो जाता है, तो उनको सारी रिकवरी हो जाती है और पेमेंट देनी भी नहीं पड़ती है। व्यूअर्स, आई थिंक आज आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, मिथ क्या है, फैक्ट क्या है आयुर्वेदा के बारे में, ये भी क्लियर हो गए होंगे। और आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। एंड चेतन सर या अनु मैडम से अगर कोई भी ट्रीटमेंट लेना चाहते हो तो डीएलएफ में गुड़गांव में इनका अपना सेंटर है, जहां आप जाके विजिट कर सकते हो। धन्यवाद। थैंक यू।